Hello everyone. So today's topic is cyber security and cyber attack. So before start this topic, we need to understand कि cyber security होता क्या है, cyber crime क्या होता है and cyber security की importance क्या है. So सबसे पहली चीज आपको जो समझनी है इस पूरे टॉपिक के अंदर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि cyber security का मतलब क्या होता है. अगर आप देखेंगे अपने चारों तरफ तो there are two types of world. एक वर्ल्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल वर्ल्ड और दूसरा होता है फिजिकल वर्ल्ड. फिजिकल वर्ल्ड मतलब जैसे कि हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं फिजिकल फॉर्म में, हैंड टू हैंड मिलाते हैं, जाके मिलते हैं एक दूसरे से. वैसे ही एक और वर्ल्ड होता है विच इज कॉल्ड अ वर्चुअल वर्ल्ड. जैसे कि आप लोग इस टाइम पे मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं तो मैं जो आपसे कनेक्ट हो रहा हूं दैट इज कॉल्ड अ वर्चुअल वर्ल्ड. और उसी वर्चुअल वर्ल्ड में आज के टाइम पे सबसे ज्यादा अटैक हो रहे हैं. दोज अटैक्स कम्स अंडर अ साइबर अटैक. और उन्हीं अटैक्स को बचाने के लिए जिस प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ साइबर सिक्योरिटी. सो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट जॉब बन चुका है मार्केट के अंदर. तो अगर मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो आप ये मान सकते हैं कि जैसे एक पुलिस की जरूरत पड़ती है क्योंकि मार्केट या आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट में क्राइम्स बहुत ज्यादा हैं, चोरी बहुत हो रही है, क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसीलिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है पुलिस की. एग्जैक्ट द सेम तरीके से आज के टाइम पे वर्ल्ड लेवल में सबसे ज्यादा जो अटैक हो रहा है दैट इज कॉल्ड अ साइबर अटैक. और उसको रोकने के लिए हम लोगों को चाहिए एक साइबर पुलिस या आप कह सकते हैं साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट. और वही साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जो हैं वो चीजों को प्रोसेस करते हैं टू लर्न थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ साइबर सिक्योरिटी. तो वही सब चीज मैं आज लेके आया हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा साइबर सिक्योरिटी क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है, कैसे आप इस सेक्टर में या इस पर्टिकुलर साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर अपना करियर बना सकते हैं. और उसके साथ मैं आज आपको दिखाने वाला हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कि हाउ अ हैकर हैक्स यू विद अ सिंगल क्लिक. तो ये सब चीजें कैसे होंगी, कैसे एक हैकर आपको ट्रैप करता है, कैसे एक हैकर आपको मैनिपुलेट करता है, तो आज इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, चलिए. सो बेसिकली सबसे पहले जो आप प्रोसेस अंडरस्टैंड करेंगे वो है साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है. तो बिफोर स्टार्टिंग अ साइबर सिक्योरिटी मैं आपको एक प्रोसेस यूज करता हूं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड साइबर वर्ल्ड. अब सबसे पहले समझिए साइबर वर्ल्ड है क्या, क्योंकि जब तक आप साइबर वर्ल्ड को नहीं समझेंगे आपको साइबर सिक्योरिटी समझ में ही नहीं आएगा. आप लोग डेली बेसिस में मोबाइल यूज करते हैं, आप डेली बेसिस में इंटरनेट यूज करते हैं, आप मल्टीपल वेबसाइट्स में जाते हैं, ये सब चीज कनेक्टेड है साइबर वर्ल्ड के साथ में. जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं साइबर वर्ल्ड जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें सबसे पहली चीज जो है दैट इज कॉल्ड डिवाइसेस. जैसे कि मोबाइल हो गया, टैबलेट्स हो गए, लैपटॉप हो गए, राउटर्स, स्विचेस, एवरी डिवाइसेस जो आपके इंटरनेट से कनेक्ट कर रही है या नेटवर्क को क्रिएट कर रही है वो कहलाती है साइबर डिवाइसेस. एंड द सेकंड थिंग इज नेटवर्क. अब आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये नेटवर्क है क्या. देखिए आप लोगों ने एक जॉब के बारे में बहुत सुना होगा जिसमें वो लोग बोलते हैं कि 3 लोगों को बोलो और 3 मिलाओ, और 3 को बोलते हैं और 3 मिलाओ, और इस तरीके से वो अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं. बिल्कुल वैसे ही नेटवर्क का जो कंसेप्ट साइबर वर्ल्ड में आता है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस यानी कि 2 और 2 से ज्यादा डिवाइसेस को जब हम लोग एक साथ कनेक्ट करते हैं सो दे क्रिएट अ नेटवर्क. जैसे कि अगर आप यहां देख रहे हैं तो मेरा लैपटॉप रखा है और वो कनेक्टेड है टीवी के साथ में. सो दिस प्रोसेस क्रिएट अ नेटवर्क. फिर मेरा ही सिस्टम मेरे मोबाइल के इंटरनेट से कनेक्टेड है, अगेन दिस क्रिएट अ नेटवर्क. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नेटवर्क और डिवाइसेस ये दोनों मिलकर बनाते हैं आपके साइबर वर्ल्ड को. और उसी साइबर वर्ल्ड के अंदर अटैकर्स मल्टीपल फॉर्मेशंस ऑफ अटैक करते हैं और उन्हीं अटैक को रोकने के लिए एक डोमेन क्रिएट होता है. दैट डोमेन इज कॉल्ड अ साइबर सिक्योरिटी. So you need to understand कि साइबर सिक्योरिटी इज नथिंग बट अ फंक्शन और अ प्रैक्टिस जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम को, नेटवर्क को, डाटा को या लोगों से रिलेटेड जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है. आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये. अगर एक अटैक इंडिया की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे साइबर अटैक हो जाए और उसकी वजह से अगर मान लीजिए न्यूक्लियर लीकेज होना स्टार्ट हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि एक साइबर अटैक कितने बड़े लेवल पे एक फंक्शन ऑफ अटैक को क्रिएट कर सकता है. तो द फर्स्ट थिंग जब भी आप साइबर सिक्योरिटी को समझो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि साइबर अटैक या साइबर वर्ल्ड क्या है और उसके अंदर होने वाले अटैक कितने डेंजरस हो सकते हैं.
तब जाके आप साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग फंक्शंस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आज आप लोगों को पता है, हम सब लोगों के, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग प्रोसेस कर रहे हैं, आप लोगों को पता है हम सबके दो फेस होते हैं। एक फेस जो आप इस वीडियो को जब देख रहे होंगे या आप अपने दोस्तों के साथ रहते होंगे तब आपका एक फेस होता है, या अपनी फैमिली के साथ आप हैं। एक फेस है जो आपका पर्सनल फेस होता है, यानी कि आपको सिर्फ आपके बारे में पता है कुछ ऐसी चीजें जो किसी और को नहीं पता। लेकिन उन चीजों के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। किससे? हम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं हमारे फोन से। हम डायरेक्टली सर्च करते हैं हमारे फोन पे। हम हर चीज अपने फोन से रिलेटेड प्रोसेस करते हैं। आप सोचिए कि वही फोन के थ्रू आपकी वो इंफॉर्मेशन एक हैकर अगर कैच कर ले तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है। आपका फोन एक सिंगल क्लिक से अगर कोई हैक कर दे, या आपकी एक इंफॉर्मेशन जो बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन है अगर वो कोई हैक कर ले, तो आप समझ सकते हैं कि ये अटैक कितना डिजास्टर क्रिएट कर सकता है आपकी लाइफ में। अगर आप आज के टाइम पर देखेंगे तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है, मल्टीपल रेंजेस ऑफ अटैक्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। अटैक्स के अंदर मल्टीपल प्रोसेस ऐड हुए हैं। जैसे कि अगर आपने सुना होगा, देयर इज अ अटैक कॉल्ड मॉर्फिंग अटैक, जिसके अंदर लोगों का फोटो अलग कर दिया जाता है एंड फोटो के साथ में बॉडी किसी और की ऐड करके उनको धमकाया जाता है एंड देन उनसे पैसे लिए जाते हैं। सो दीज ऑल आर द अटैक्स जो आज के टाइम पे साइबर वर्ल्ड के अंदर आते हैं। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है अटैक के बारे में, तो आप कभी भी साइबर सिक्योरिटी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि साइबर सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि साइबर सिक्योरिटी का पर्पस क्या है। तो सबसे पहली चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, सब भी हम लोग साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, साइबर अटैक की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा हर साल वर्ल्ड के अंदर 10.5 ट्रिलियन डॉलर, आप समझ सकते हैं इंडियन जीडीपी का ट्वाइस, इतना ज्यादा साइबर क्राइम या इतना ज्यादा लॉस होता है वर्ल्ड लेवल में एवरी ईयर जस्ट बिकॉज ऑफ साइबर अटैक। तो आप समझ सकते हैं ग्रेविटी कितनी है साइबर अटैक्स की। देन अगर आप देख रहे हैं कि अगर अटैक बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है क्राइम बढ़ेगा तभी तो पुलिस आएगी या पुलिस की जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्ट सेम तरीके से जब क्राइम बढ़ रहा है तो यहां पे जरूरत पड़ रही है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की। हर साल वर्ल्ड लेवल में 3.5 मिलियन, हर साल बोले तो मतलब इतने साइबर सिक्योरिटी पर्सन्स की जरूरत हमें पड़ती है, सो दैट हम लोग इतने बड़े साइबर क्राइम को, या जितना भी साइबर क्राइम वर्ल्ड लेवल में चल रहा है उसको प्रोटेक्ट कर पाए, एटलीस्ट प्रोटेक्ट तो कर पाए कुछ लेवल पे। याद रखना, हम साइबर क्राइम 100% रोक सकते हैं, कोई गारंटी नहीं देगा इस चीज की, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं और ट्राई की वजह से ही बचे हुए हैं। आप ये कह दें कि क्राइम पूरी तरीके से खत्म हो जाए दुनिया से, ऐसा 100% नहीं हो सकता, लेकिन हमें उस क्राइम को कम करना पड़ेगा और उसी के लिए हमें चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है उसको पढ़ें, समझें, और जिसका भी इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर वो इसके अंदर डीप में जाए। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर आना चाहते हैं तो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड की होती है वो अगर आप में है तो ही इस फील्ड में आइएगा, बिकॉज ये फील्ड आपके लिए तभी है जब आपके पास होना चाहिए डेडिकेशन और दूसरा R&D करने की पावर्स। अगर आप R&D करना चाहते हैं, आपके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की कैपेसिटीज हैं और आप डेडिकेटेड हैं पूरी प्रोफाइल को लेके, तो आप बिल्कुल इस फील्ड में आइए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे हर जगह साइबर अटैक हो रहे हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख करोड़ रुपीस का साइबर क्राइम हुआ है और ये हर साल बढ़ रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि डिवाइसेस बदल रही हैं, फंक्शंस बदल रहे हैं। अभी एक रिसेंट मैं आपको केस बताता हूं जो कि इंडिया के एक स्टेट में हुआ था, जिसके अंदर एक बच्चा है 21 ईयर्स का, जिसके पेरेंट्स के AI की हेल्प से न्यूड फोटो क्रिएट किए गए एंड देन उसको बोला गया कि अगर आप चाहते हो कि ये फोटो पब्लिकली ना जाए तो मुझे 1 लाख रुपए दो। अब वो बच्चे के पास उतना पैसा नहीं था और उसने एट द एंड सुसाइड कर ली। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि साइबर क्राइम्स जो है वो वर्ल्ड लेवल को बहुत ड्रास्टिकली चेंज कर रहा है। मल्टीपल कंपनीज हर रोज मल्टीपल अटैक्स को फेस करते हैं और उसी वजह से इस ब्रांच में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, ताकि आप लोग अच्छे के लिए साइबर सिक्योरिटी सीखें, ताकि आप लोगों का फायदा कर पाएं। आप लोग कंपनीज में जाएं, मल्टीपल कंपनीज में मल्टीपल पोजीशंस अवेलेबल होती हैं, सो उन सब चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में।
और वो पॉइंट है CIA। याद रखना, ये कोई अमेरिकन एजेंसी CIA की बात नहीं कर रहा हूं, यहां CIA की बात हो रही है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अब आपको सबसे पहली चीज ये समझनी है कि जब भी हम लोग साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो याद रखना कि साइबर सिक्योरिटी एक तरीके से अगर एक बिल्डिंग है तो जैसे एक बिल्डिंग का पिलर्स होता है, और अगर एक भी पिलर गिर गया इसका मतलब क्या होगा कि बिल्डिंग भी गिर सकती है। ओके, तो CIA साइबर सिक्योरिटी अगर एक बिल्डिंग है तो उसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ये CIA का मतलब है क्या। सो CIA इज ऑल अबाउट अ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है, तो ये चीज आप मुझसे बेटर जानते होंगे कि आप लोग अपने मोबाइल के ऊपर पासवर्ड जरूर लगा के रखते हैं। क्यों लगा के रखते हैं? बिकॉज आपको पता है कि उसके अंदर कुछ ऐसा डाटा है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते या फिर आप किसी को बता नहीं सकते। तो वो जो डाटा है जिसके लिए आपने पासवर्ड लगाया, आपका पर्पस क्या है कि उस डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, इसी वजह से तो आपने पासवर्ड लगाया। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम लोग किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते या सिर्फ जितनों के साथ शेयर करना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ हो। अगर हमारा डाटा किसी भी थर्ड पर्सन के साथ शेयर हो रहा है या फिर उसको मिल रहा है, दैट मीन्स हमारे डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी क्या हो गई? ब्रीच हो गई। जैसे कि आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा, पेपर लीक का बहुत बड़ा एक मुद्दा चल रहा था पूरे कंट्री के अंदर। वो पेपर लीक क्या है? थोड़ी देर के बाद तो सबको मिलने ही वाला था ना। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो पेपर लीक हम उसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस पेपर से रिलेटेड एक फंक्शन था कि वो पेपर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे सबको मिलेगा, क्योंकि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ही ये थी कि बच्चों को वो पेपर एक पीरियड ऑफ टाइम पे और सबको एक साथ मिलेगा। अगर वो टाइम से पहले कुछ बच्चों को वो पेपर मिल जाता है, दैट मीन्स उस पेपर की कॉन्फिडेंशियलिटी क्या हो गई? ब्रीच हो गई। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। जैसे कि आप लोग रोज रात में चिट चैट करते होंगे, आपके भी कोई रिलेशंस होंगे। अगर मान लीजिए कि आप अपने किसी के साथ अगर आपका रिलेशन है और आप उसको मान लीजिए रात में गुड नाइट भेज रहे हैं और उसकी जगह वो मैसेज उसके फादर पढ़ लेते हैं, तो क्या हुआ इस मैसेज की? कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आपका डाटा कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो आपको इस चीज को समझना है कि अब फिर वो डाटा कोई भी रीड आउट कर सकता है। और बिल्कुल वैसे ही जब हम लोग बात करते हैं इंटरनेट की, तो इंटरनेट कैसा एरिया है? तो इंटरनेट इज अ पब्लिक एरिया। तो अगर इंटरनेट के ऊपर आपका कोई भी डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई भी डाटा जा रहा है, और अगर वो डाटा प्लेन टेक्स्ट में जाएगा तो उसको अटैक कर सकता है, रीड कर सकता है और पुल आउट कर सकता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो अगर आपका डाटा कॉन्फिडेंशियल है, आपका डाटा कॉन्फिडेंशियली ट्रेवल कर रहा है, वो बहुत जरूरी है। अगर आपका डाटा प्लेन टेक्स्ट में ट्रेवल करेगा फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो देयर इज अ चांसेस कि एक अटैकर उसको प्लेन टेक्स्ट में रीड कर सकता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें क्यों जरूरी हैं। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। सपोज कीजिए आपको एक कॉल आए, ठीक है, और सामने वाला पर्सन बोले कि मैं आपके बैंक का मैनेजर बोल रहा हूं एंड दिस इज योर कार्ड नंबर, दिस इज योर CVV नंबर, और आपका कार्ड ब्लॉक किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हो सकता है कि आप उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दोगे OTP की। क्यों कर दोगे? बिकॉज आपको लग रहा है कि हाँ यार, मेरे बैंक तो यही है, मेरा कार्ड नंबर भी यही है, CVV उसने सही बताया है। याद रखिए, आपके बैंक जो है वो आपकी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं जानते हैं। कोई भी अगर आपको आपकी पूरी डिटेल बता रहा है, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर कार्ड, योर CVV, एवरीथिंग अगर बता रहा है, इसका मतलब आपका डाटा लॉस हो चुका है, आपके डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो चुकी है, और शायद जो कॉल आपको किया जा रहा है वो एक क्रिमिनल कर रहा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आपका डाटा किसी के पास चले जाए, थर्ड पार्टी के पास, और वहां से फिर वो अगर उस डाटा का मिसयूज करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच का जो कंसेप्ट है वो लगता है। अगर आप लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे तो आपने उसमें बहुत बार देखा भी होगा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन का एक प्रोसेस वहां पे आपको दिखाई देता है। व्हाट दैट मीन? दैट मीन इज कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है, दीज आर द एंड्स। तो एक एंड से दूसरे एंड तक जब वो डाटा जाएगा, वो डाटा कैसा रहेगा? वो डाटा रहेगा इनक्रिप्टेड। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। आपका डाटा किसी भी थर्ड पर्सन के पास नहीं पहुंचे, इसी वजह से कंपनीज जो कंसेप्ट यूज करती है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड अ इनक्रिप्शन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नाउ अगर मैं इनक्रिप्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, सो इनक्रिप्शन इज नथिंग बट यू कैन से कि एक तरीके से एक इनकोडिंग फंक्शन किया जाता है कि हमारा डाटा जो है
उसको प्लेन टेक्स्ट की जगह पे साइफर टेक्स्ट के अंदर ट्रेवल कराया जाता है, ताकि अगर हैकर इस केस में डाटा को पुल भी कर ले जो हमारा साइफर टेक्स्ट है, तो भी उसको एग्जैक्ट मीनिंग या एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, उसको डाटा जो है वो इनक्रिप्टेड मिलेगा। लाइकवाइज जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आप लोगों को बोलूं कल क्लास की छुट्टी है, तो अगर मैं ये वाली बात बोल रहा हूं कि कल क्लास की छुट्टी है, इसका मतलब मैं अगर मान लीजिए आपको बोलूं कि आज के बाद जब भी मैं ये वाली बात बोलूंगा कल क्लास की छुट्टी है, तो मैं बोलूंगा अल्फा गामा, हमेशा मैं अल्फा गामा यूज करूंगा। तो अगर मान लीजिए कल को मैं एक आध हफ्ते के बाद किसी भी दिन आपको बोल दूं अल्फा गामा, तो जितने भी बच्चे अवेलेबल हैं एवरीवन अंडरस्टैंड कि ओके अल्फा गामा मतलब क्या, कल छुट्टी है। बट जो अवेलेबल नहीं है उनको ये समझ में ही नहीं आएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो डाटा को इनक्रिप्ट करके रखना, डाटा को इनक्रिप्ट करके प्रोसीड करना इंटरनेट के ऊपर इसलिए जरूरी है बिकॉज इंटरनेट इज अ पब्लिक एरिया, और अगर वहां पे डाटा आपका कॉन्फिडेंशियल नहीं है या अगर वहां पे डाटा आपका इनक्रिप्टेड नहीं है, तो उस डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो सकती है। नाउ सेकंड पॉइंट पे चलते हैं एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी? अब एक चीज देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने किसी को मैसेज किया गुड नाइट, और वो मैसेज उसकी जगह उसके फादर ने देख लिया, पिटोगे ना 100%। लेकिन मान लीजिए इंटीग्रिटी में क्या होगा, इंटीग्रिटी में आपने गुड नाइट भेजा और गुड नाइट की जगह मान लीजिए मैसेज चले गया ब्रेकअप, अब आप उससे पिटोगे, फादर का रोल नहीं है, अब आप उनसे पिटोगे। सो दैट इज मीन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी? सो इंटीग्रिटी का मतलब होता है कोई भी अनवांटेड चेंजेस नहीं होना चाहिए। डाटा कैसा रहना चाहिए? हमेशा एक्यूरेट रहना चाहिए, उसके अंदर कोई भी ऑल्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और अचानक से आपको दिखाई देता है कि आपके बैंक अकाउंट का नाम जो है, जो आपका नाम लिखा हुआ था वहां पे, वो चेंज हो गया, किसी और नाम में कन्वर्ट हो गया। सो दैट इज प्रोसेस कम्स अंडर अ इंटीग्रिटी ब्रीच। जैसे मैं इस पे एक एग्जांपल आपको देता हूं, काफी फेमस केस है। यूएस के अंदर ये केस हुआ था जिसके अंदर एक पर्सन ने एक कंपनी का डाटाबेस हैक किया और उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो एम्प्लॉय थे उनके बैंक डिटेल्स चेंज कर दिए अपने बैंक डिटेल से। आप सोचिए कि जैसे ही पैसा आएगा तो किसके पास आएगा? उसके पास आएगा। सो व्हाट दैट मीन? दैट मीन्स कि डाटा जो है उसकी इंटीग्रिटी भी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर जो है, दिस पिलर इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवेलेबिलिटी। द अवेलेबिलिटी मीन्स सिस्टम स्टे अप, जब भी आपको जरूरत रहे वो अवेलेबल होना चाहिए सिस्टम। एग्जांपल के लिए सपोज आई हैव अ एक्सिस बैंक अकाउंट। अब मैं एक्सिस बैंक अकाउंट, मैं प्रॉपर जेन्युइन यूजर हूं, मेरे पास अकाउंट है, यूजर आईडी पासवर्ड है, लेकिन जैसे ही मैंने वेबसाइट ओपन की, प्रोसेस करने जा रहा हूं, वेबसाइट रेस्पॉन्स नहीं दे रही है। सो आप इस चीज को समझिए कि अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जो ऑथेंटिकेट है, जो जेन्युइन पर्सन है, उसको प्रोसेस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स। याद रखिए, मैंने से आपको बताया साइबर सिक्योरिटी के ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, और ये तीनों पिलर्स जो हैं वो अगर मान लीजिए सही चल रहे हैं, तब हम बोलेंगे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की साइबर सिक्योरिटी परफेक्ट वर्क कर रही है। अगर इसमें से एक भी पिलर कॉम्प्रोमाइज होता है या एक भी पिलर ब्रीच होता है, दैट मीन्स साइबर सिक्योरिटी पूरी तरीके से खराब हो जाएगा या खत्म हो जाएगा इन योर एनवायरनमेंट, और यू कैन से कि मान लीजिए साइबर सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच हो चुका है। सो एक भी चीज का ब्रीच होने का मतलब है साइबर सिक्योरिटी का डायरेक्ट ब्रीच होना। सो दैट इज द पॉइंट, दैट इज द फंक्शन विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो काम करता है। अब एक और चीज याद रखिए कि साइबर अटैक कितना डेंजरस हो सकता है, ये आपको इस बात से समझ में आएगा, हर 39 सेकेंड्स में वर्ल्ड में एक अटैक हो रहा है। अब इसकी ग्रेविटी समझिए, सोचिए मेजॉरिटी ऑफ वी पीपल, हम लोग यूज कर रहे हैं मोबाइल फोन, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि जो हम लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, इसमें कोई एक ऐसी एप्लीकेशन इनबिल्ट कर दी जाती है, मान लीजिए अगर वो चाइना की एप्लीकेशन है, उसने इनबिल्ट कर दिया, और अगर वो चाहे तो एक साथ में करोड़ों लोग अगर उसने फोन खराब कर दिए हैक प्रोसेस करके, या मान लीजिए उसने कोई वायरस इंजेक्ट कर दिया जिसकी वजह से फोन खराब हो गए, आप सोचिए दिस प्रोसेस कम्स अंडर साइबर वॉर। आप देख रहे हैं दुनिया भर में वॉर चल रहा है, वो जमाने गए जो खाली हम हथियारों से लड़ने वाले हैं, असली लड़ाई साइबर के थ्रू होने वाली है। आप सोचिए कि आपके मिसाइल जो प्रोसेस करने वाली है, जिस मिसाइल के बेसिस पे आप सोच रहे हैं लड़ाई जीत जाओगे, अगर वो मिसाइल हैक हो जाए और हैक होके आप ही कंट्री में अटैक करना चालू कर दें, क्या कर लोगे उस केस में? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि साइबर वर्ल्ड यूज सब लोग कर रहे हैं, बट उसके प्रोटेक्शन के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है।
तो अगर आप चाहते हैं अपना फ्यूचर इस फील्ड में बनाना, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा इस फील्ड को। आप डेली बेसिस में मोबाइल यूज करते हैं, आप डेली बेसिस में इंस्टाग्राम मल्टीपल प्रोसेस आप यूज करते हैं, एक छोटा सा क्लिक आपको करवा के सामने वाला आपका पूरा इंस्टाग्राम हैक कर सकता है। आपको जब तक इन चीजों का आइडिया नहीं होगा, आपको जब तक ये पता ही नहीं होगा कि अटैक किस तरीके से किए जा सकते हैं, आप प्रिकॉशंस की बात कर ही नहीं पाएंगे। याद रखना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पुलिस में जब पर्सन जाते हैं तो सबसे पहले उनको जो चीज सिखाई जाती है वो यही होता है कि एक जो क्रिमिनल है उसका माइंड कैसा होता है, क्रिमिनल किस तरीके से अटैक कर सकता है, उसके अटैक करने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसके अटैक करने की थिंकिंग क्या होती है। क्योंकि अनटिल और अनलेस आपको क्रिमिनल के बारे में नहीं पता, आप कभी भी क्राइम को रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक अटैकर अटैक कैसे कर सकता है, सोचता कैसे है और उसके अटैक के बैकग्राउंड किस तरीके से क्रिएट होते हैं। तो इस चीज को याद रखना, साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन इन करंट सिनेरियो। सो अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं साइबर सिक्योरिटी के सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांचेस से। अगर साइबर सिक्योरिटी एक ट्री है तो उस ट्री की अलग अलग ब्रांचेस भी अवेलेबल है, जिसमें ब्रांचेस में आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 ब्रांचेस वहां पे अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहला है CH, दूसरा है WAPT, तीसरा है SOC एंड फोर्थ इज फॉरेंसिक्स। अब मैं एक एक करके थोड़ा सा आपको इन सब के बारे में हिंट आउट दे देता हूं सो दैट आपको समझ में आए कि ये सारी चीजें हैं क्या। तो जब भी हम लोग बात करते हैं CEH की, बेसिकली ये एक EC काउंसिल के थ्रू एक सर्टिफिकेशन है जो उन्होंने प्रोवाइड किया है। इट्स अ ग्लोबल सर्टिफिकेशन, जिसका मतलब होता है सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर मान लीजिए आप एक पुलिस वाले बनना चाहते हो तो आपको यह पता होना चाहिए क्रिमिनल सोचता कैसे है, क्रिमिनल के माइंड के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही अगर आप एथिकल हैकर बनना चाहते हो तो आपको हैकिंग आनी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एक हैकर सोचता कैसे है, एक हैकर थिंक कैसे करता है, एक हैकर अटैक कैसे करता है, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आएगा तो आप कभी रोक नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है, अगर पुलिस वालों को ये पता ही ना हो कि चोर चोरी कैसे कर सकता है, कहां से कर सकता है, गेटवे क्या क्रिएट कर सकता है, तो वो कभी भी उस चोर को नहीं रोक सकते। एग्जैक्ट द सेम वे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज CH। खैर एक और चीज है कि आप CH को अगर चाहें तो इसको ये मान सकते हैं कि CH इज अ रूट। आप ये मान के चलिए कि साइबर सिक्योरिटी का जो ट्री है उसका CH जो है सबसे इंपॉर्टेंट रूट है। और मैं ये आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके अलावा आप किसी भी ब्रांच में अगर जाएंगे साइबर सिक्योरिटी की, लेकिन आपको ये ब्रांच पढ़ना बहुत जरूरी है। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि एक हैकर सोचता कैसे है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं हैकिंग रोकना तो आपको हैकर की थिंकिंग का पता होना बहुत जरूरी है। एक हैकर सोच कैसे रहा है, एक हैकर किसी अटैक को प्लान कैसे कर रहा है और वो प्लान को आप कैसे रोक सकते हो, वो सब चीज के बारे में हम लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। अगर वो हम लोगों को नहीं पता होगा तो हम 100% किसी भी अटैक को नहीं रोक पाएंगे। वैसे साइबर सिक्योरिटी में नथिंग इज 100%, बट हमारा ट्राई ये होता है कि हम अपना 100% दें। अटैक रुकते हैं, 100% भले ना रुके लेकिन जरूर रुकेंगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम लोग बात करते हैं सर्टिफाइड एथिकल हैकर की, तो इसके अंदर आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हैकर काम कैसे करता है। तो जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा आपको हिंट आउट देता हूं, इस दुनिया में जब भी आप कोई काम करते हो सबसे पहले आप क्या करते हो, उस काम को लेके इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको एक फोन परचेज करना है, आपको एक लैपटॉप परचेज करना है, आपको एक बाइक परचेज करनी है, तो आप क्या करते हो, आप 10 जगहों में उसके वीडियो देखते हो, इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, प्रोसेस करते हो, सब लोग करते होंगे ये वाली चीज। बिल्कुल वैसे ही एक हैकर भी जब कोई टारगेट चुनता है तो सबसे पहला काम करता है उस टारगेट की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना। एज अ एथिकल हैकिंग मेरा भी यही काम होता है कि मैं भी जो मेरा टारगेट है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करूं, लेकिन अटैक करने के लिए नहीं, बचाने के लिए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ एथिकल हैकिंग। तो एथिकल हैकर्स जो होते हैं उनका मेन काम होता है कि कंपनी के अंदर एज अ व्हाइट हैट हैकिंग काम करें और कंपनी के अंदर जो भी पॉसिबल गेटवे हैं जिनसे अटैक किया जा सकता है उनको वो पैच करें। सो दैट इज द थिंग। तो इस चीज को याद रखना। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स आते हैं जो कि प्रोसेस किए जाते हैं एथिकल हैकिंग के थ्रू, जिसमें उनका मेन काम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, कोई भी वर्नेबिलिटी हो उसको फाइंड आउट करना। अब वर्नेबिलिटी आपको अगर कोई पूछे क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल सा वर्ड है। वर्नेबिलिटी का मतलब वीकनेस। तो कोई भी वीकनेस जो आपके एनवायरनमेंट में होगी उसको अटैकर फाइंड आउट करे, उससे पहले एथिकल हैकर को फाइंड आउट करना होता है। दैट्स इट। देन कोई भी एक्सप्लॉइटेशन अवेलेबल। अब एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या,
कि कोई भी अटैक अवेलेबल है क्या उस वर्नेबिलिटी को लेके, अगर होगा तो पहले मुझे ट्राई करना है ताकि मैं उसको पैच कर पाऊं। सो दीज ऑल आर द थिंग्स, दीज ऑल आर द प्रोसेस, देन फिर उसके बाद रिपोर्ट तैयार करना एंड सबमिट करना। सो दीज ऑल आर द थिंग विच यू लर्न इन CH। इसलिए अगर आप CH का डॉक्यूमेंट देखेंगे या उसका सिलेबस देखेंगे तो आपको दिखाई देगा मेजॉरिटी जो भी टेक्निक या फिर जो भी फंक्शंस यूज करता है एक अटैकर, मल्टीपल अटैक यूज करता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है, वो सब आपको उसमें मिलेगा। क्योंकि CH के अंदर आपको समझाया जाता है, आपको बताया जाता है कि एक हैकर सोच कैसे रहा है, एक हैकर कैसे अटैक करने का प्लान कर रहा है ताकि हम उसके अटैक को रोक पाए। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको समझनी है। इसके अलावा दीज आर द टूल्स जो कि हम लोग यूज करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, ये तो मैंने बस कुछ आइडिया के लिए आपको दे दिए हैं। नंबर ऑफ टूल्स हैं जो कि हम लोग क्लास के अंदर यूज करते हैं इस प्रोसेस के अंदर। इसके बाद आता है WAPT। अब वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, अब ये है क्या? देखिए, WAPT को मैं बहुत बार एक टर्म के तरीके से यूज करता हूं और वो है डॉक्टर। आप लोगों को सबको पता है डॉक्टर कौन है। जैसे कि एक ह्यूमन के लिए डॉक्टर होता है जो उसकी बीमारी को फाइंड आउट करता है एंड देन उसको ठीक करता है दवाई देके, बिल्कुल वैसे ही एक वेबसाइट के लिए आप बोल सकते हो कि जो पेनिट्रेशन टेस्टर है वो क्या है? डॉक्टर है। तो WAPT के अंदर हम लोग खाली बात करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग रिगार्डिंग अ वेब एप्लीकेशन। इसमें एक और टर्मिनोलॉजी आती है विच इज कॉल्ड VAPT। तो वर्नेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, जिसमें वेब भी होता है, IoT भी होता है, सिस्टम भी होता है, इंटरनल आउटर नेटवर्क भी होता है। तो उसमें हमारा काम होता है कि पूरी तरीके से वर्नेबिलिटीज को फाइंड आउट करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होती है। जैसे कि आप देखेंगे तो डॉक्टर्स भी मल्टीपल तरीके से होते हैं। एक डॉक्टर जो पूरी बॉडी चेक कर सकता है, एक डॉक्टर जो सिर्फ माइंड के लिए है, कोई डॉक्टर सिर्फ नी के लिए है, कोई डॉक्टर सिर्फ दांतों के लिए है, कोई आइस के लिए है। बिल्कुल वैसे ही जब हम बात करते हैं WAPT की, तो WAPT इज स्पेसिफिकली प्रोवाइड अ टेस्टिंग फॉर वेब एंड API। तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। आप समझ जाइए कि इंस्टाग्राम अगर 1 घंटे के लिए डाउन हो जाए तो क्या होगा, या फिर इंस्टाग्राम में एक ऐसी वर्नेबिलिटी मिल जाए जिससे सारे यूजर का डाटा लीक हो जाए तो क्या हो सकता है। तो उन वर्नेबिलिटीज को फाइंड आउट करने का जो पूरा जिम्मा होता है वो होता है वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर के पास में। पूरी की तरीके से वो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं एंड देन उन वर्नेबिलिटीज को पैच करते हैं। जैसे कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, सबसे पहले आपको डायग्नोस करता है, बीमारी को पता करता है एंड बीमारी पता करने के बाद में वो बीमारी कितनी सीवियर है उसके बेसिस पे मेडिसिन प्रोवाइड करता है एंड आपकी बीमारी को ठीक करता है। एग्जैक्ट सेम तरीके से जो वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर है वो भी सबसे पहले वेबसाइट से रिगार्डिंग फाइंड आउट करता है वीकनेस कहां पे है, वर्नेबिलिटीज कहां पे है। एक बार वर्नेबिलिटीज मिल गई उसके बाद वो फाइंड आउट करता है वर्नेबिलिटी कितनी सीवियर है और सीवियरिटी के बेसिस में दे प्रोवाइड अ पैचेस एंड देन लास्ट रिपोर्ट जनरेट करके सबमिट करना। सो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है बग हंटिंग के अंदर, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है वेबसाइट में वर्नेबिलिटी निकालने को लेके, तो दिस इज द प्रोफाइल। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बग हंटिंग आपको नाम यूज किया, तो बग हंटिंग में भी यही चीज होती है कि हम लोग वेबसाइट में वीकनेस निकालते हैं एंड वीकनेस निकाल के हम लोग कंपनी को सबमिट करते हैं रिपोर्ट। याद रखना, बहुत सारे लोग हैं इस वर्ल्ड के अंदर जो सिर्फ बग हंटिंग सीख के अपना पूरा करियर जो है वो फ्रीलांसिंग में लगा देते हैं, फ्रीलांसिंग बग हंटिंग करते हैं एंड देन कंपनीज को सिक्योर करते हैं। आप वो भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको सीखना यही पड़ेगा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग WAPT से रिलेटेड। सो दीज ऑल आर द थिंग, दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। इसके अंदर अगर आपने कभी सुना हो OAPS टॉप 10, तो OAPS टॉप 10 एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि OAPS जो है ये ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी एक प्रोजेक्ट है। ये एक सोसाइटी की एक आप कह सकते हैं जैसे कि एक गवर्नमेंट संस्था होती है, बिल्कुल वैसे ही ये भी एक सोशल संस्था है जिसका मेन पर्पस ये है कि वर्ल्ड में जितने भी अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उस पर होने वाले साइबर अटैक से रिगार्डिंग ये एक लिस्ट क्रिएट करती हैं और हर 3 से 4 साल में टॉप 10 लिस्ट बनाती हैं टॉप अटैक्स की। तो आप जब इनको पढ़ते हैं WAPT को, तो उसमें ये सारे टॉप 10 अटैक्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो सेकंड ब्रांच जो है वो रिलेट करती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड, यानी कि जो वेबसाइट है या ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है उसमें जो भी वीकनेसेस होंगी उनको पता करेंगे, उनको ठीक करेंगे, उसके ऊपर रिपोर्ट क्रिएट करेंगे एंड देन सबमिट करेंगे। सो दैट इज द सेकंड ब्रांच। इसके बाद आती है हमारी एक और ब्रांच विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट ब्रांच इज कॉल्ड अ SOC। आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। SOC मींस सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। अब इस चीज को एक एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, सपोज आपका एक घर है, ठीक है,
आपके घर में आपने एक वॉचमैन रखा और आपने उसको बोला देख भाई तेरी जिम्मेदारी क्या है, तेरी जिम्मेदारी ये है कि तू इस घर की जितनी भी वीकनेस है उसको फाइंड आउट कर, और फाइंड आउट करने के बाद में मुझे बता कि कहां कहां पे वीकनेस अवेलेबल है जहां से चोरी हो सकती है। बिकॉज आपको पता है कि जो वॉचमैन या फिर जो इस टाइप के प्रोसेस लोग कर रहे हैं उनको पता है कि चोर कहां से एंटर कर सकता है। तो आपने उसको उस काम में लगा दिया, वो काम कर रहा है, उसने आपको बता दिया एंड गेम ओवर। लेकिन आप एक चीज जानते हैं कि मान लीजिए कि वॉचमैन कोई ना कोई ऐसा टाइम होगा जो आइडेंटिफाई किया जा सकता है जिस टाइम पे वॉचमैन वहां पे अवेलेबल ना हो। तो आप सिर्फ एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आप इस चीज को जानते हैं कि हैकर्स भी मल्टीपल फंक्शंस यूज करते हैं अटैक करने के लिए। उनको भी पता है कि सिक्योरिटी तो होगी होगी, तो वो भी जानते हैं सिक्योरिटी को बाईपास कैसे किया जा सकता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैं एक ऐसा फंक्शन क्यों ना यूज करूं जिसमें कि सिक्योरिटी तो होगी होगी, लेकिन सिक्योरिटी के साथ साथ कौन कौन मेरे घर में आ रहा है कंटिन्यूअस उसको भी मैं मॉनिटर करना चालू कर दूं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कैमरा लगा दिया। तो अब वॉचमैन इज अ वन थिंग, लेकिन मैंने बोला कि अगर किसी ने वॉचमैन को ही बाईपास कर दिया तो ऐसी कंडीशन के अंदर फिर मेरी सिक्योरिटी मेंटेन कैसे रहेगी। तो मैंने कैमरा लगाया और ये कैमरा क्या कर रहा है, ये 24/7 जो भी लोग मेरे घर में आ रहे हैं उससे रिलेटेड क्या करता है, इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करता है। और मान लीजिए आपको पता है आजकल AI बेस्ड कैमरे आ रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो उन कैमरेज के अंदर अगर मैं ऐसा एंट्री कर दूं कि 12 बजे के बाद रात में कोई घर में एंटर करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई एंट्री कर रहा है घर के अंदर विद सम आर्म्स और मान लीजिए कोई नाइफ लेके आ रहा है, तो इंस्टेंट मुझे अलर्ट आ जाए। सो दैट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू SOC। तो SOC का मतलब होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जिसके अंदर कंपनीज 24/7 पूरे एनवायरमेंट में जितने भी ट्रैफिक आते हैं और जितने भी ट्रैफिक प्रोसेस हो रहे हैं उन सबको मॉनिटर करती है, उन सबको चेक करती है, उनको कैप्चर करके रखती है। उसका रीजन क्या है याद रखना, सारे के सारे जो आपके जो मॉनिटरिंग हो रही है तो सारे पैकेट्स कोई गलत नहीं है। हम भी जानते हैं कि घर में आने वाला हर आदमी गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो घर में आ रहे हो उसी के बीच में कोई गलत आदमी घुस जाए। तो बिल्कुल वैसे ही जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो वहां पे भी हजारों लाखों जब आपके ट्रैफिक आते हैं उसमें से कोई ना कोई ट्रैफिक हो सकता है जो किसका हो, अटैकर का हो। और उन्हीं ट्रैफिक को हम लोग 24/7 मॉनिटर कर रहे होते हैं ताकि अगर कोई अटैक हो रहा हो तो हम उसको इंस्टेंट लेवल पे रेस्पॉन्स कर पाए। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को जिससे आपको ये चीज और बेटर समझ में आएगी। सो एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, जैसे कि मान लीजिए आपका एक सिस्टम है, कंपनी में एंड पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है मल्टीपल यूजर्स होते हैं कंपनी के अंदर। अब मान लीजिए किसी एक एंड पॉइंट पे एक बार लॉगिन फेल होता है तो उसका लॉग बनेगा, अगेन लॉगिन फेल होता है उसका भी लॉग बनेगा, अगेन लॉगिन फेल होता है उसका भी लॉग बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मल्टीपल लॉगिन फेल अगर आपको एक बार में दिखाई दे रहे हैं, मल्टीपल लॉगिन फेल हो रहे हैं और उसके मल्टीपल लॉग्स आपको मिल रहे हैं, तो अगर ये लॉग्स आपको लाइव मिल जाएंगे तो आप तुरंत पता कर सकते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स अटैक। कोई हैकर है जो आपके पासवर्ड को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, आपके पासवर्ड को डिक्शनरी अटैक करने की कोशिश कर रहा है, और आप जैसे ही आपको ये पता चले आप उसको इंस्टेंट लेवल पर रेस्पॉन्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइव मॉनिटरिंग करेंगे ही नहीं लॉग्स को, तो हो सकता है कि अटैक होने के काफी टाइम बाद आपको पता चले कि हैकर एनवायरनमेंट में कुछ प्रोसेस कर रहा था और तब आपको शायद वो प्रोसेस के थ्रू पता चले कि अटैक हुआ है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ SOC। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जो है वो SOC को कंपलसरी कर चुकी हैं अपने एनवायरनमेंट में, बिकॉज इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि कंपनी के सारे, और याद रखिए इसको हम एक और टर्म से बोलते हैं सेंट्रलाइज लॉगिंग। इसका पर्पस क्या है, देखिए होता क्या था पहले कि कंपनी में फायरवॉल है उसके लॉग्स बन रहे हैं, एंड पॉइंट है उनके लॉग्स बन रहे हैं, वेब सर्वर है उसके लॉग्स बन रहे हैं, और सबके लॉग्स को एक्सेस करते हैं अलग अलग टीम्स। प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लीजिए एक प्रोसेस या एक अटैक आया, फायरवॉल के थ्रू बाईपास हो गया, तो अगर मुझे एक सेंट्रल यूनिट से उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो जब तक वो सेकंड पोजीशन तक पहुंचेगा मैं उसको पहले ही रोक सकता हूं। तो जब हम SOC की बात करते हैं, SOC इज समथिंग सेंट्रल, आप कह सकते हैं मॉनिटरिंग यूनिट, जहां से मैं अपने पूरे एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर रहा हूं। अभी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फायरवॉल के लॉग्स देखूंगा तो उसके लिए मुझे फायरवॉल पे जाना पड़ेगा, एंड पॉइंट्स के लॉग देखेंगे एंड पॉइंट जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी जिसको रिजॉल्व किया है SOC ने, जिसके अंदर हम लोग इस टाइम पे एक सेंट्रल यूनिट से पूरे एनवायरनमेंट के लॉग्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब जैसे ही मुझे एक लॉग आया कि एक फेल्ड लॉगिन हुआ है, मैं इग्नोर कर दूंगा बिकॉज
यूजर भी हो सकता है, गलती से डाल दिया होगा, जैसे ही उसी का दूसरा आया तब भी इग्नोर कर दूंगा, भाई ठीक है गलती होगी। लेकिन जैसे तीसरा आया तब मेरा एकदम से दिमाग बोलेगा अरे नहीं यार, 3 बार कंटिन्यूअस फेल लॉगिन हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। फिर चौथी बार आया, 5वीं बार आया, अब जैसे ही इतनी बार आया इंस्टेंट मेरे को रेस्पॉन्स देना है कि यस समवन्स ट्राई टू डू अ ब्रूट फोर्स अटैक। और मैं क्या करूंगा, मैं उसके आईपी को या तो ब्लॉक कर दूंगा या उसके एक्सेस को रोक दूंगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सॉक जो है वो 24/7 इसीलिए बोल रहा है प्रोसेस, क्योंकि यहां पे 24/7 हमें लॉग्स को मॉनिटर करना पड़ता है। अगर 1 घंटे भी हमने ये सोचा कि भाई इस टाइम पे लॉग नहीं मॉनिटर करेंगे, सो देयर इज अ लूपहोल जहां से अटैकर आपके एनवायरनमेंट को अटैक कर सकता है। तो याद रखिएगा कि सॉक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज इसके थ्रू हम लोग पूरे एनवायरनमेंट को लाइव मॉनिटर कर रहे होते हैं, हर अटैक को लाइव हम लोग चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हम इंसिडेंट रेस्पॉन्स बेटर कर पाए हैं। ये बिल्कुल ऐसा मान लीजिए कि आपने अपने घर में अलग अलग सिक्योरिटी तो लगा रखी है, लेकिन देयर इज अ चांसेस कि चोर जो है वो उन सिक्योरिटी को बाईपास कर दे। लेकिन अगर मान लीजिए आप ही बंदूक लेके बैठ जाएं घर के अंदर सिक्योरिटी के साथ साथ, तो भले ही सिक्योरिटी बाईपास हो जाए, लेकिन आप उसको अगर 24/7 मॉनिटर कर रहे हैं तो देयर इज अ चांसेस कि आप उसको रेस्पॉन्स बेटर कर पाएंगे, आप उसको इंसिडेंट करते टाइम पे ही डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द इंपॉर्टेंस जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कैमरा लगाया हुआ है, अब चोर अगर मान लीजिए ट्राई कर रहा है घर में घुसने का और आपने वो कैमरा वहां पे लगा रखा है और उसके थ्रू आपको 24/7 पता चल रहा है कोई घर में आएगा तो उसमें दिख जाएगा, और जैसे कोई ट्राई कर रहा है वहां पे आपको दिख गया। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द प्रोसेस। बिल्कुल सेम आपके सॉक के अंदर होता है कि इसमें 24/7 हम लोग हमारे एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर रहे होते हैं ताकि कोई भी ब्रीच ना हो, और अगर हो रही हो या कोई ट्राई कर रहा हो तो वो कंप्लीट ना कर पाए, उससे पहले ही क्या कर दें, हम उसको रेस्पॉन्स कर दें। तो इस चीज को याद रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल आप कह सकते हैं कि डोमेन है ये साइबर सिक्योरिटी का। इसके बाद आता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन जिसको हम लोग कहते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स। अब अगर आप में से किसी को पता हो फॉरेंसिक्स क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो ध्यान समझिए। फॉरेंसिक्स का मतलब होता है कलेक्टिंग अ एविडेंस। फॉरेंसिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मान लीजिए साइबर क्राइम हुआ है, तो साइबर क्राइम के अंदर जो भी एविडेंस हमें पॉसिबल मिल रहा है जिससे हम बोल सकते हैं कि यस साइबर क्राइम हुआ है, वो कलेक्ट करना। जैसे कि आपने देखा होगा पोस्टमार्टम होता है, तो मान लीजिए अगर एक डेड बॉडी पड़ी है तो मैं आपसे बोलूं ये मर्डर है, सुसाइड, आप 100% गारंटी से नहीं बता सकते क्या है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, पोस्टमार्टम करना पड़ता है। तो पोस्टमार्टम के थ्रू जो हम लोग एविडेंस निकालते हैं वो क्या है, दैट इज कॉल्ड फॉरेंसिक्स। बिल्कुल वैसे ही आपके साइबर में भी मल्टीपल अटैक्स हो सकते हैं, और उन अटैक्स से रिलेटेड जब हमें एविडेंस कलेक्ट करना होता है, सो दैट फंक्शन कम्स अंडर अ साइबर फॉरेंसिक्स। याद रखना, साइबर फॉरेंसिक्स या डिजिटल फॉरेंसिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच। अगर आप फॉरेंसिक्स नहीं करेंगे तो आप शायद नेक्स्ट अटैक को रोक ही ना पाए। तो इस चीज को याद रखना कि फॉरेंसिक्स इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ साइबर वर्ल्ड। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए एक केस लेता हूं मैं कि मान लीजिए एक क्राइम हुआ है किसी जगह पे, लाइक लैपटॉप था, एम्प्लॉय डाटा निकाल के ले गया। अब आपको ये प्रूफ करना है कि वो एम्प्लॉय ही लेके गया है। कैसे करेंगे ये प्रूफ? यू मस्ट हैव अ एविडेंस। अगर एविडेंस नहीं है तो आप प्रूफ ही नहीं कर सकते कि यस ही इज द एम्प्लॉय जो डाटा निकाल के ले गया है। फिर उस प्रूफ को आपको कोर्ट में भी सबमिट करना पड़ सकता है। तो उस हर प्रोसेस के लिए हम लोग जो काम करते हैं दैट कम्स अंडर अ डिजिटल फॉरेंसिक्स। याद रखिए, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इस टाइम पे जहां मैं खड़ा हूं इस एरिया में जो एयर है उसका पॉल्यूशन लेवल क्या है, तो उसके लिए मुझे यह करना पड़ेगा जो आपके लेवल या जो मशीन्स हैं उनको फाइंड आउट करके, लाइक मशीन को यूज करना पड़ेगा और फाइंड आउट करूंगा, और मैं पता करूंगा कि इस टाइम पे क्या एयर पॉल्यूशन है, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा। तो वो क्या कर रहा हूं मैं, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड अ एयर पॉल्यूशन फॉरेंसिक्स। गॉट इट? लाइक आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो पॉइंट इज कि जब भी हम फॉरेंसिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा मेन काम ये होता है कि हमें एविडेंस कलेक्ट करना है। जो भी मैं बोल रहा हूं उसका रीजन क्या है। मैं बोल रहा हूं कि ये लैपटॉप हैक हुआ है, मैं बोल रहा हूं कि इस लैपटॉप पे अटैक हुआ है, कैसे बोल सकता हूं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वेयर इज द एविडेंस। सो उसी एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए दो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, दैट फंक्शन कम्स अंडर अ साइबर फॉरेंसिक्स। तो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं जब भी इंसिडेंट हो जाए उसके बाद में, एंड देन नेक्स्ट टाइम वो इंसिडेंट ना हो उससे रिलेटेड हम लोग एविडेंस कलेक्ट करने के बाद उसके सिग्नेचर्स को एनवायरनमेंट में अटैच करते हैं, हमारे फायरवॉल, हमारे IDS, IPS या WAF, उन सब में अटैच करते हैं। देन
ये सारे प्रोसेस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कलेक्ट एंड प्रिजर्व करना एविडेंस विदाउट ऑल्टरिंग इट। अब इसका पर्पस क्या है, अब ये बोल कह रहा है, ये सिंपल सी बात बोल रहा है कि एविडेंस याद रखिएगा तभी तक एक सही एविडेंस माना जाएगा जब तक उसके साथ छेड़छाड़ ना हुई हो। ये तो कोर्ट भी बोलता है, अगर आप एविडेंस निकाल रहे हैं और वो एविडेंस किसी ने ऑल्टर कर दिया तो ये मान के चलिए कोर्ट उस एविडेंस को रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज ऑल्टरिंग अगर एविडेंस के साथ हो रही है तो वो एविडेंस माने ही नहीं जाएंगे। सो इन चीजों को आपको याद रखना है। देन चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के लिए ये एक लैपटॉप है जिस पर अटैक हुआ, एक कंपनी ने मुझे बोला कि आपको इस लैपटॉप का फॉरेंसिक्स करना है, मैंने बोला कर देंगे। अब मैं इस लैपटॉप को उठा के ले जाऊं बिना कोई कंफर्मेशन के, बिना कोई डॉक्यूमेंट के, तो कल को हो सकता है कंपनी मुझे बोले कि भाई मैंने एचपी का लैपटॉप थोड़ा ना दिया, मैंने तुम्हें एप्पल का लैपटॉप दिया था और तुम हमें वापस एचपी का कर रहे हो। तो चैन ऑफ कस्टडी बेसिकली एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो भी एविडेंस हो सकता है उनको जब मैं कस्टडी में ले रहा हूं तो जिससे ले रहा हूं मैं उससे रिलेटेड मुझे प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि लैपटॉप मैंने कब लिया, किससे लिया, लैपटॉप कौन सी कंपनी का था, कौन सा सीरियल नंबर था, मुझे वो सब चीज चैन ऑफ कस्टडी में डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीजें एट द एंड फॉरेंसिक्स में बहुत मैटर करती हैं। अगर मान लीजिए मैंने चार्जर लिया है, चार्जर पे सीरियल नंबर कौन सा है, चार्जर ओरिजिनल है या नहीं है, ये सब चीज चैन ऑफ कस्टडी में हम लोग डालते हैं ताकि हमारे जब हम लोग रिटर्न करें जो भी हमारा डिवाइसेस हैं या प्रोसेस हैं तो कोई भी उसके साथ में ये वाली बात नहीं आए कि हमने दिया कुछ और था वापस कुछ और मिल रहा है। तो चैन ऑफ कस्टडी ये भी बताता है कि उस पर्टिकुलर एविडेंस को कितने लोगों ने टच किया है, कब कोई उस एविडेंस को यूज कर रहा है, देख रहा है, या फिर एविडेंस के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो ये सब चीजें चैन ऑफ कस्टडी के अंदर डाली जाती हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि साइबर फॉरेंसिक्स जो है अपने आप में पूरा एक डोमेन है जिसका मेन पर्पस ये है किसी भी क्राइम के होने का एविडेंस फाइंड आउट करना। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है दैट मीन्स वो क्राइम है ही नहीं। तो आप समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंस है इस एक फंक्शन की। आप सोचिए कि लोग क्राइम कर रहे हैं लेकिन उससे रिगार्डिंग अगर एविडेंस मिलेगा ही नहीं तो आप पनिश कैसे करेंगे। बिल्कुल वैसे ही साइबर अटैक, साइबर के अंदर भी मल्टीपल क्राइम होते हैं। अगर फॉरेंसिक्स आप करोगे ही नहीं, एविडेंस आप रिट्रीव ही नहीं करोगे तो कोर्ट के थ्रू आप पनिशमेंट दिलाओगे कैसे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर फॉरेंसिक्स। सो ये दीज ऑल आर द टूल्स, दीज ऑल आर द फंक्शंस जो कि हम लोग फॉरेंसिक्स के अंदर पढ़ाते हैं। और सबसे कॉमन और यू कैन से सबसे इंपॉर्टेंट जो सर्टिफिकेशन है साइबर फॉरेंसिक्स का दैट इज कॉल्ड CHFI। अगेन दिस सर्टिफिकेशन आप कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस किया है EC काउंसिल ने ही। सो दैट इज द थिंग। तो दीज ऑल आर द मेन ब्रांचेस ऑफ साइबर वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं कुछ थ्रेट के बारे में, वो अटैक्स, वो थ्रेट जो साइबर वर्ल्ड में बहुत कॉमन है। तो अगर मैं बात करता हूं थ्रेट्स की तो याद रखिएगा 4 मेजर फॉर्मेशंस ऑफ थ्रेट यहाँ पे आपको मैंने दिखाए हैं। वैसे बहुत सारे होते हैं, जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन देना है ताकि आपको समझ में आ जाए। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला जो थ्रेट है दैट इज कॉल्ड अ वेब अटैक। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेब अटैक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया वेब एप्लीकेशंस के बारे में जिसमें हम लोग WAPT की बात कर रहे थे। तो याद रखिएगा यही वो वेब अटैक है जो अटैकर फाइंड आउट कर ले उससे पहले WAPT में एक टेस्टर फाइंड आउट करता है और उसको ठीक करता है, जैसे डॉक्टर है ना, बिल्कुल वैसा ही। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अटैकर क्या करता है। तो अटैकर वर्नेबिलिटी या वीकनेस फाइंड आउट करता है वेबसाइट्स के अंदर और उसके ऊपर अटैक करता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थ्रेट। अगर मान लीजिए जैसे इसमें एक थ्रेट है, इसका नाम है SQL इंजेक्शन। आई होप आप लोगों को पता होगा SQL क्या होता है। तो SQL एक क्वेरी लैंग्वेज है जिससे डाटाबेस बनते हैं। अगर उसकी अंदर कोई वीकनेस मिल जाए अटैकर को तो हो सकता है आपका पूरा का पूरा डाटाबेस जो है फैच किया जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आज आपको दिखाऊंगा सो दैट आपको समझ में आए द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थ्रेट। तो वेब अटैक का मतलब है कि आपकी वेब एप्लीकेशंस में जो भी वीकनेसेस हैं उनको अटैकर फाइंड आउट करते हैं एंड उसके ऊपर वो अटैक करते हैं। इसके अंदर मल्टीपल अटैक आते हैं जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, सेशन हाईजैकिंग अटैक, या फिर जैसे मैंने आपको बताया SQL इंजेक्शन अटैक। तो दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अटैक जो कि आपके वेब अटैक में आती है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड अ मालवेयर। अब एक क्वेश्चन आता है ये मालवेयर है क्या। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया मालवेयर के बारे में तो मैं आपको बताता हूं बहुत सिंपल टर्म में। देखिए मालवेयर का मतलब होता है, पहली चीज मालवेयर ऑलवेज बी अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेकेंड लाइन इंटेंट। सबसे पहली चीज क्या है, मालवेयर हमेशा कैसा होगा, एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होगा और उसको बनाने के पीछे किसी ना किसी की इंटेंट होगी। बिना इंटेंशन के याद रखना साइबर क्राइम में अटैक माना ही नहीं जाता। तो इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब थर्ड चीज आती है इंटेंशन किस चीज की,
तो इंटेंशन डिस्टर्ब, डैमेज और गेटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। तो बेसिकली ये पूरा मालवेयर क्या बन गया? तो जब भी हम मालवेयर की बात करेंगे तो मालवेयर जो एक सॉफ्टवेयर है जो इस इंटेंशन से बनाया गया है कि मुझे किसी के सिस्टम को डिस्टर्ब, डैमेज या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस करना है। सिंपल सी बात है मालवेयर। अब मालवेयर के अंदर याद रखिए कि मालवेयर की भी अपना एक अलग आप कह सकते हैं ट्री है और उसकी भी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, जैसे कि रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, कीलॉगर, रूटकिट, वायरस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मालवेयर। अब एक बात आती है, क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर इन सबका अलग अलग नाम क्यों रखा हुआ है? जब मालवेयर था तो वो ठीक है ना, तो आपको समझना होगा कि इनका कॉमन नाम मालवेयर इसलिए है क्योंकि इन सब के अंदर ये 3 लाइन जो मैंने आपको मालवेयर की बताई थी वो वेरीफाई होती है। पहली सॉफ्टवेयर है सारे के सारे, दूसरा इंटेंट है बनाने के पीछे, और तीसरा इंटेंशन क्या है? या तो डिस्टर्ब करने की, या डैमेज करने की, या अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की। तो अब इसका एक एग्जांपल लो, जैसे कि आप लोग गर्मी के मौसम में आम तो सब खाते ही होंगे, आपको पता ही होगा, लेकिन देखिए कॉमन नाम क्या है उसका? आम। लेकिन आम में अलग अलग वैरायटी होती है नहीं होती है? कोई लंगड़ा होता है, कोई हाफस होता है, कोई देसी होता है, कोई दशहरी होता है। तो आम की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं और उसी बेसिस में अगर आप नोटिस करेंगे तो उसकी रेट भी बढ़ते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप इन सारे मालवेयर्स को देखेंगे जिसमें रैंसमवेयर है, स्पाईवेयर है, तो इन सबकी कैटेगरी अलग अलग है, लेकिन इनमें सब में कॉमन जो फंक्शन है वो ये है कि ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। इन सबके बनाने के पीछे जो इंटेंशन होता है अटैकर का वो ये होता है कि आपके सिस्टम को डिस्टर्ब, डैमेज या अनऑथराइज्ड एक्सेस करना है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मालवेयर। आई होप इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। सो जब भी हम मालवेयर की बात करते हैं तो उसमें एक कॉमन मालवेयर सबसे इंपॉर्टेंट आता है, रैंसमवेयर। मैंने उसको सेपरेटली इसलिए लिखा है ताकि मैं आपसे डिस्कस करूं उसके बारे में। आपको बता दूं, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि कितना ज्यादा साइबर क्राइम वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है, उसमें इस अटैक का सबसे बड़ा हाथ है। दुनिया भर में हर साल ये इकलौता ऐसा अटैक है जो 80 to 90 बिलियन डॉलर का होता है। आप समझ सकते हैं, दिस इज द ओनली अटैक जो 80 से 90 बिलियन डॉलर लोगों के लूटता है और हैकर्स को प्रोवाइड करता है। अभी है क्या? तो रैंसमवेयर जब भी हम बात करते हैं, देखिए इसमें एक टर्म इंक्लूड है एंड दैट टर्म इज कॉल्ड रैंसम। तो रैंसम आई होप आप लोगों को पता ही होगा। देखिए जब भी रैंसमवेयर की बात होती है तो उसमें होता क्या है कि अटैकर जो है वो आपकी डिवाइस को इनक्रिप्ट कर देता है और इनक्रिप्ट करने के बाद उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपसे पैसा मांगता है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब आप बोलेंगे सर इनक्रिप्शन तो आपने स्टार्टिंग में समझाया था, अच्छी चीज होती है, ये कैसे गलत चीज हो गई? तो इसका एक और एग्जांपल लो। तो मान लीजिए आपका घर है, अब आप अपने घर से जब बाहर निकलते हो, घर में कोई नहीं है, तो बाहर निकलते टाइम क्या करते हो? आप ताला लगाते हो। अब मैं आपसे पूछूं ताला लगाना अच्छी बात है या बुरी बात है, आप क्या बोलोगे? सर बहुत बढ़िया बात है, चोरी होने से बचा रहे हैं ना। मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके निकलने के बाद अगर आपके जगह पे आपका पड़ोसी ताला लगा दे और फिर वो बोले कि अब घर में जाना है तो पैसे लगेंगे, घर आपका ही है, ताला पड़ोसी ने लगा दिया और वो पैसे मांग रहा है, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? तो आप बोलेंगे बुरी बात है। अरे तो वही तो रैंसमवेयर है कि ताला ही तो मेन चीज है। अब वो आप लगा दो तो अच्छा है, कोई और लगा दे तो बुरा हो जाता है, क्योंकि डाटा जो है, ये जो एनवायरनमेंट है वो मेरा है। आपके मोबाइल में आप पासवर्ड डालो, नॉर्मल सी बात है, सिक्योरिटी वाली बात है, लेकिन आप ही के मोबाइल में कोई थर्ड पर्सन आपके मोबाइल में पासवर्ड डाल दे जो आपको नहीं पता, तो ये तो गड़बड़ है ना। इसमें तो आपके पास पासवर्ड ही नहीं है। तो दैट इज द थिंग। तो सेम चीज यहाँ पे आती है रैंसमवेयर के अंदर। इसके अंदर एक अटैकर जो डिवाइस होता है उसको इनक्रिप्ट कर देता है, यानी कि सारी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है। तो जो नॉर्मल यूजर यानी कि जो ऑनर है उस डिवाइस का, उसके पास में डिक्रिप्टर होता नहीं है और उसी डिक्रिप्टर को देने के लिए वो क्या मांगता है? रैंसम मांगता है। तो दैट इज द थिंग। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिए कि जब भी रैंसमवेयर होती है उसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। पहला है इनक्रिप्शन का, कि डाटा आपका पूरा इनक्रिप्ट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, और दूसरा है रैंसम, कि लॉक के बाद में उसे ओपन करने के लिए पैसे मांगे जाएंगे। इस चीज को हमेशा याद रखना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर पैसे नहीं मांगे तो क्या होगा? तो अगर पैसे नहीं मांगे उस कंडीशन में ये रह जाएगा मालवेयर अटैक, वो रैंसमवेयर नहीं कहलाएगा। रैंसमवेयर के लिए रैंसम एंड इंक्रिप्शन बोथ आर इंपॉर्टेंट। अगर सिर्फ क्या कहते हैं इनक्रिप्ट हुआ है, रैंसम नहीं मांगा है, सो इन कंडीशन दिस इज कॉल्ड अ मालवेयर अटैक। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि ये किस तरीके से काम कर सकता है। देन इसके बाद आता है फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। अब ये है क्या? देखिए सबसे पहले आज जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर है जिसका नाम है फिशिंग। कि एक लिंक आपको भेजा जाएगा
ट्रैप, आपका अकाउंट हैक। सो हाउ इज दिस पॉसिबल? तो याद रखना, फिशिंग की जब भी हम बात करते हैं तो जैसे कि आपने देखा होगा, अगर कभी मछली आपने पकड़ी है या आपने किसी को पकड़ते हुए देखा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मछली की पसंद। अलग अलग कैटेगरी की मछली होती है, आपको जो टाइप की मछली चाहिए आपको उसकी पसंद पता होनी चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं पता तो आप एक्चुअल मछली कभी ट्रैप में फंसा नहीं सकते, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फिशिंग। और वही फिशिंग टर्म जो है वो यहाँ पे साइबर वर्ल्ड में आता है, जिसमें एग्जैक्ट सेम तरीका यूज करता है अटैकर। तो सबसे पहले फिशिंग का जो बेस है वो याद रखना, वो है सोशल इंजीनियरिंग। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। याद रखना, साइबर वर्ल्ड का सबसे क्रूशियल आप कह सकते हैं जो स्ट्रेंथ है, दैट इज द सोशल इंजीनियरिंग। आपको सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, हाउ सोसाइटी वर्क्स, सोसाइटी किस तरीके से सोचती है, सोसाइटी किस तरीके से प्रोसेस करती है, ये सब चीजें आपको पता होनी। जैसे एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है, अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर प्लेस में कोई ना कोई एमएलए एमपी होंगे, ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि क्या मैं डायरेक्टली उनसे किसी भी चीज को लेके भिड़ सकता हूं, या फिर मैं उनसे बहस कर सकता हूं, या फिर मैं उनको डाउन कर सकता हूं किसी चीज को, आप बोलेंगे नहीं यार पॉसिबल ही नहीं है, निपटा देंगे 2 मिनट के अंदर। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सोचो कि मुझे ये पता चल जाए कि वो जो एमपी या एमएलए हैं उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, और जैसे ही मुझे वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, अब अगर मैं उनको फोन करके बोलूं कि या तो मेरा काम करो वरना ये पूरी इंफॉर्मेशन लेके मैं लीक कर देने वाला हूं, गए काम से। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग, कि आपने अपने टारगेट की वीकनेस फाइंड आउट कर ली। अब आप बोलेंगे कि यार सच्चाई है, तो अब याद रखना, सोशल इंजीनियरिंग भी इस बात पर डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इंडिया के अंदर बहुत बड़ा एक केस हो, या बहुत बड़ा एक केस बन जाए, लेकिन वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अमेरिका में किसी काम का ना हो, क्योंकि वहां की सोसाइटी वैसी है। तो आप हमेशा इस चीज को याद रखिए, जब भी हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सोसाइटी सोचती कैसे है, सोसाइटी प्रोसेस कैसे करती है, सोसाइटी की थिंकिंग कैसे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग वाले में आपको बताया था केस में कि एक बच्चे ने अपने फैमिली के क्या कहते हैं, जब उसको एक मॉब्ड न्यूड इमेज मिले, तब उसने घबरा के क्या किया, सुसाइड कर ली। आप याद रखना, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन होगा सोसाइटी के अंदर उसकी फैमिली की इमेज का। अगर वो किसी ऐसी जगह पर रह रहा होता जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इमेज कैसी है, लोग क्या है, लोकेलिटी क्या है, शायद वो स्टेप को नहीं लेता। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेजॉरिटी ऑफ अटैकर जब भी आप पे अटैक करेंगे तो वो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, आपसे रिगार्डिंग सोशल इंजीनियरिंग करेंगे। दे जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, दे जस्ट फिगर आउट कि भाई आपकी वीकनेस क्या है। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं, आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ कॉल सेंटर्स में जॉब्स हैं वो मेजॉरिटी में आप देखिए फीमेल्स करते हैं। क्यों? बिकॉज जितने भी कॉल सेंटर वाले हैं उनको सोशल इंजीनियरिंग के बारे में एक चीज बहुत क्लियरली पता है, और वो क्या है? पहली चीज ये पता है उनको कि ज्यादातर, या मैं बोलूंगा सारे ही लड़कों की एक कॉमन वीकनेस है, और वो क्या है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, तो वो है फीमेल्स। अब इसमें घबराने वाली बात नहीं है, दैट इज द रियलिटी, हम उससे बदल नहीं सकते। इसलिए आप देखना, हनी ट्रैप के सबसे ज्यादा केस आदमियों के साथ आते हैं, और हनी ट्रैप में उनको हनी बनाती हैं लड़कियां। अब वो रियल है या फेक है मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग के अंदर अटैक होते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये कस्टमर केयर वाले को बहुत अच्छे से पता है कि एक आदमी जिसे पूरी जिंदगी में कभी किसी लड़की ने कॉल नहीं किया, सुबह से शाम तक थका आ रहा है, और उसको एक लड़का कॉल करके बोले कि सर एक क्रेडिट कार्ड ले लो, तो आपको पता है वो क्या बोलेगा। लेकिन वहीं अगर एक लड़की उसको ये वाली बात बोले सर क्रेडिट कार्ड ले लो, तो आपको पता है वो उस पर एटलीस्ट प्रॉपरली रिएक्ट तो करेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक फीमेल भी, याद रखना, एक अननोन लड़के की फोन कॉल नहीं उठाएगी, वो भी किससे बात करेगी? एक फीमेल से। तो अगर वो एक फीमेल को वहां पे रख रहा है तो उसको पता है, उसको सोशल इंजीनियरिंग पता है सोसाइटी की, कि उस लड़की का कॉल एक फीमेल भी उठाएगी, एक मेल भी उठाएगा। सो दैट इज द पावर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक सक्सेसफुल अटैकर बनना चाहते हो या सक्सेसफुल डिफेंडर बनना चाहते हो साइबर वर्ल्ड में, तो आपकी सोशल इंजीनियरिंग परफेक्ट होनी चाहिए। आप सोसाइटी के अंदर जाइए, देखिए सोसाइटी कैसे काम करती है, उनकी वीकनेस को ढूंढिए, लेकिन गलत काम करने के लिए नहीं, उनकी वीकनेस को ठीक करने के लिए। आप देखिए कितने सारे ऐसे लोग हैं सोसाइटी के अंदर जो कौन बनेगा करोड़पति के नाम से क्राइम में फंसे हैं। उनको एक मैसेज आता है पाकिस्तान से और उनको लगता है रियल उनकी लॉटरी लगी है और उसके चक्कर में उन्होंने पैसे दे दिए। तो ये क्या है? तो किसी के दिमाग में आया कि सोसाइटी के अंदर ग्रीड भी है, लालच भी है लोगों के अंदर, जल्दी पैसा कमाने का तरीका भी है लोगों को जो चाहिए, और उसी चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों को इस तरीके के फेक एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करते हैं और ट्रैप। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सारे अटैक्स का जो बैकग्राउंड है दैट इज कॉल्ड अ सोशल इंजीनियरिंग।
अब फिशिंग में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मछली के बारे में नहीं पता तो आप कभी सही मछली नहीं पकड़ पाओगे, उसी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग में भी आपको अपने टारगेट से रिलेटेड मल्टीपल इंफॉर्मेशन गैदर करने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा एक टारगेट है एंड माई टारगेट, आप कह सकते हैं कि उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने में, तो अगर मुझे उसे ट्रैप करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, उसको मैं फेक इंस्टाग्राम का फॉलोअर्स बढ़ाने वाला पेज भेजूंगा और जैसे ही उस पर अपना क्रेडेंशियल्स डालेगा, ट्रैप। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब मैं ऐसे पर्सन जो इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करता उसको अगर भेज दूंगा वो लिंक तो किसी काम का नहीं है। तो सबसे बेस, सबसे क्रूशियल चीज जो होती है वो होती है सोशल इंजीनियरिंग। आपको आपके टारगेट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो फिशिंग के अंदर हम यही करते हैं, टारगेट की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, एक फेक पेज क्रिएट करते हैं, टारगेट को भेजते हैं और टारगेट जैसे अपने क्रेडेंशियल्स पे डालता है उसका डाटा मेरे पास आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे पता चले कि आपने किसी बैंक से लोन लिया है, अब मैं आपको मैनिपुलेट करूं और बोलूं कि सर आपका जो लोन है जितना परसेंट आपको मान लीजिए 9% में मिला है, मैं आपके जो आपका नंबर है या आपका जो लोन है उसके ऊपर एक ऑफर चल रहा है और उसके थ्रू आपका जो ये लोन 9% है उसको हम कम करके 6.5 या 7 या 7.5 कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपका दिमाग क्या बोलेगा, अरे बहुत अच्छी बात है कर दो। और जैसे ही आप करने की बोलेंगे सामने वाला आपको बोलेगा सर मैं आपको एक पेज भेज रहा हूँ बैंक का, वहां पे आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, आप उसके थ्रू कर दीजिए। वहां आपकी पूरी बैंक डिटेल मांगनी है, आपको लग रहा है हाँ भाई इसी अकाउंट से पैसा जाता है मेरा हर महीने, तो बैंक डिटेल शायद चाहिए होगी, और जैसे ही आपने बैंक डिटेल डाले चौपट। अटैक करने के तरीकों को समझिए, आपको समझ में आएगा कि हर वे में एक नया तरीका पैदा हो रहा है और हर अटैकर नए नए तरीके यूज कर रहा है अटैक करने के लिए। अगर आप लोग इसमें और ज्यादा इंटरेस्टेड है तो एक सीरीज है जामतारा, जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा कि एक अटैकर सोचता कैसे है। खैर ग्राउंड लेवल पे अटैक्स हैं वहां पे, देन मिस्टर रोबोट और बहुत सारी सीरीज हैं। अगर आप अपना टाइम इंटरनेट पे कुछ देख के ही वेस्ट करना चाहते हैं या वेस्ट करना चाहते हैं तो वेस्ट करने से बेटर से यूज करो, तो कुछ ऐसा सीखो जिससे कि आपका काम और आपका टाइम दोनों सही जगह पे लगे। अब फिशिंग और इसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट अटैक आता है विच इज कॉल्ड अ नेटवर्क इंट्रूजन। तो सिंपल सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एनवायरनमेंट बिना नेटवर्क के बन ही नहीं सकता। अगर नेटवर्क है तो नेटवर्क पे भी मल्टीपल अटैक्स होंगे ही होंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अटैक आता है डॉस और डीडॉस। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। तो मान लीजिए कि एक अटैकर का इंटेंशन है कि एक सर्वर, सपोज दिस इज अ सर्वर ऑफ अ कंपनी एंड दिस इज द अटैकर। अब इस अटैकर का इंटेंशन क्या है कि वो इतना ज्यादा ट्रैफिक भेजना चाहता है सर्वर पे कि सर्वर क्या हो जाए, डाउन। आप इस चीज को जानते हैं, जैसे हर इंसान की अपनी एक कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा काम कराने पे वो डाउन हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही हर सर्वर की भी अपनी कैपेसिटी होती है। अगर उससे ज्यादा आप उसको बर्डन दे दोगे तो वो मर जाएगा। मरने का मतलब डाउन हो जाएगा। एग्जैक्ट द सेम तरीके से अगर मैं एक सर्वर पे इतना ट्रैफिक भेज दूं कि वो सर्वर उस ट्रैफिक को हैंडल ना कर पाए तो क्या होगा, डाउन। एंड दिस अटैक इज कॉल्ड डॉस अटैक। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऐसे बहुत सारे अटैक्स हैं जो नेटवर्क के लेवल पे होते हैं। अगर मान लीजिए दे आर नंबर ऑफ टूल, अगर मैं आपका नेटवर्क को पूरा स्निफ कर दूं तो आपके जितने भी ट्रैफिक जा रहे हैं और आ रहे हैं मैं उन सारे ट्रैफिक्स को रीड कर सकता हूं, पढ़ सकता हूं, आपके नेटवर्क पे कौन क्या डाटा भेज रहा है उसको रीड आउट कर सकता हूं। सो दे आर नंबर ऑफ अटैक। हम लोग जब कोर्सेज कराएंगे तो उसके अंदर सारे अटैक्स पर डिस्कस भी करेंगे। सो दीज ऑल आर द फंक्शंस जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आज का हमारा प्रैक्टिकल, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे एक वेब के ऊपर अटैक हो सकता है, कैसे एक मालवेयर काम कर सकता है और कैसे फिशिंग काम करता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिखा रहा हूं, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप में से किसी ने भी मिसयूज किया या फिर आप में से किसी ने भी उस प्रोसेस को किसी के लिए गलत काम में यूज किया तो आप सेल्फ रेस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। जो दिखा रहा हूं सिर्फ उससे आपको ये आइडिया आना चाहिए कि एक अटैकर भी आपके साथ ये चीज कर सकता है, तो हमेशा बच के रहें। तो चलिए हम लोग शिफ्ट करते हैं अपनी स्क्रीन को मेरे लैपटॉप के ऊपर एंड देन हम लोग प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। गुड बाय। ओके सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल, जिसमें सबसे पहले प्रैक्टिकल पे हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा वेब अटैक को लेके। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ, तो मेरे स्क्रीन पे आपको एक वेबसाइट दिखाई दे रही होगी। मैंने उस वेबसाइट का नाम हाइड कर दिया, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, बिकॉज दैट इज द एक्चुअल वेबसाइट जो रन कर रही है एंड इट्स अ यूएस बेस्ड वेबसाइट जिसको हम लोग अभी ट्रैप करने वाले हैं, आप कह सकते हैं, जिसमें हम लोग वर्नेबिलिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि बिना परमिशन के अगर कोई चीज़ आप करते हैं तो इट्स अ इनलीगल। ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ एज अ डेमो ताकि आपको समझ में आए, इसीलिए मैं वेबसाइट का नाम हाइड कर रहा हूँ। तो मैं करने क्या वाला हूँ, जैसे आप लोगों के सामने आप देख रहे होंगे कि दिस इज अ एडमिन पैनल ऑफ दिस वेबसाइट, ठीक है। सो
अब मुझे पता है कि ये जो वेबसाइट में पूरा प्रोसेस हो रहा है, बैकग्राउंड में डाटा जो जा रहा है, दैट्स प्रोसेस इन अ एसक्यूएल। तो मैं जो अटैक को इस पर फंक्शन करने वाला हूं, दैट अटैक इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन बाईपास, एंड जो पूरा प्रोसेस चल रहा है वो चल रहा है एसक्यूएल के थ्रू। तो अभी मैं करने के वाला हूं, आप देखिए मुझे इसका यूजर नेम पासवर्ड कुछ नहीं पता, बट मैं ये आइडिया लगा रहा हूं कि भाई एडमिन लॉगिन है तो एडमिन यूजर नेम हो सकता है। सो व्हाट आई कैन डू, आई जस्ट टाइप एडमिन एज अ यूजर, एंड पासवर्ड में मैंने कुछ सीक्रेट फंक्शंस डाले हैं, लाइक मैं आपको बता देता हूं डाल के। सो वो फंक्शन है 1 और 1 इक्वल्स टू 1। अब ये है क्या, तो जब आप लोग एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा देयर इज अ कंसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड अ ट्रू कंडीशन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ट्रू कंडीशन क्रिएट करते हैं, एंड एसक्यूएल को ऐसा लगता है कि जो पासवर्ड है प्रोसेस, वो कंडीशन ट्रू की वजह से उस पूरे फंक्शन को बाईपास कर दे रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर नेम हमने डाला एंड पासवर्ड पे हमने ये ट्रू कंडीशन, बिकॉज मुझे पता है कि दिस वेबसाइट हैव अ वर्नेबिलिटी ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर मेरा पासवर्ड डाला और जैसे ही मैंने उसको साइन अप किया, आप देख सकते हैं सीधे मेरे सामने एडमिन पैनल जो है वेबसाइट का ओपन हो गया। सो मुझे इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, ना ही मुझे पासवर्ड पता है। आप देख सकते हैं अगर मैं डेट में जाऊं तो इस वेबसाइट पे 1975 का मेरे पास डाटा मुझे मिल रहा है, हर लोकेशन का डाटा मुझे मिल सकता है, प्रोसेस या एवरीथिंग। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैंने किया क्या। सो दिस इज प्रोसेस कम्स अंडर एसक्यूएल इंजेक्शन, जिसमें एक कंसेप्ट है ऑथेंटिकेशन बाईपास, जिसमें हम ये चीज सिखाते हैं। तो जब मैं कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि इसके अंदर डिटेल में क्या हुआ है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दैट इज द लेवल ऑफ वर्नेबिलिटी, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट सीवियर वर्नेबिलिटी कि आपका डाटाबेस कोई भी एक्सेस कर पा रहा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक छोटा सा पासवर्ड प्रोसेस एंड पूरा का पूरा पासवर्ड जो है बाईपास हो गया। So that is the attack called SQL injection, or you can say authentication bypass, because background जो reason है जिसमें vulnerability है, that is the SQL, और उसी की vulnerability की वजह से मेरा ये payload जो है वहाँ पे काम कर रहा है, बट बिना पासवर्ड के authentication मैंने bypass कर दिया। That's why you can also use the term authentication bypass. So that is the first thing. So you can understand कि किस level पे severity होने से attack हो सकता है। Second is malware. I will show you one thing. Now just look at this. अगर मैं यहाँ जाता हूँ और टाइप करता हूँ फायरवॉल, सो आई जस्ट शो यू कि मेरा फायरवॉल चालू है या बंद है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरा फायरवॉल इस टाइम पे बंद है। मैं इसे रिस्टोर कर देता हूँ सेटिंग्स को और सारा चालू कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा मालवेयर जो मैंने क्रिएट किया है, और मैं अगर आपके सिस्टम में भेज दूँ, एक सिंगल क्लिक आपने गलती से कर दिया उस पर, आपकी पूरी जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है वो रुक जाएगी, आपके फायरवॉल जो है वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ मेरा फायरवॉल परफेक्टली काम कर रहा है। नाउ जस्ट लुक एट दिस। So this is my tool. So मैं जैसे इसको रन करता हूं, एक सेकेंड, अब देखिए जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, आई जस्ट नीड टू रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और मैं चाहूं तो इसे कोर टूल में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। अब आपको लगा होगा यार ये हुआ क्या, दिखाई तो कुछ फंक्शन नहीं दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस यहाँ पे इसको राइट क्लिक किया है एंड देन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया है, दैट्स इट। लेकिन कुछ हुआ बैकग्राउंड में, अब वो क्या हुआ है, जस्ट लुक एट दिस। सो जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ अगेन फायरवॉल पे, एंड जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ एंड लुक एट दिस, सारे के सारे फायरवॉल फंक्शन यानी कि डोमेन, प्राइवेट और पब्लिक, सारी मेरी नेटवर्क सिक्योरिटी क्या हो गई, डिसेबल हो गई। आप सोचिए कि अगर आप एक क्लिक में किसी की पूरी सिक्योरिटी डिसेबल कर दें एंड देन फिर उसके बाद अटैक करना कितना मुश्किल है। सो दैट इज द लेवल ऑफ अटैक, दैट इज द लेवल ऑफ मालवेयर प्रोसेस। तो अगर आप भी अपने घर पे बैठ के इस प्रोसेस को करना चाहते हैं, प्लीज किसी के सिस्टम पे मत करना, जस्ट टेस्टिंग करना चाहते हैं ऑन योर सिस्टम, फिर भले आप विंडोज 11 यूज करो या 10 यूज करो, जस्ट जाइए एक टेक्स्ट फाइल बना लीजिए नॉर्मल, जैसे हम लोग टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। तो न्यू पे जाके एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लीजिए, और उस टेक्स्ट फाइल के अंदर आपको एक कमांड डालनी पड़ेगी, एंड आई विल शो यू दैट कमांड सो दैट आप उसको बना पाएं। सो दिस इज द कमांड netsh नेटवर्क स्टैटिक्स adv फायरवॉल। मुझे फायरवॉल की सारी प्रोफाइल है, सेट ऑल प्रोफाइल, ऑल प्रोफाइल मीन्स दीज ऑल प्रोफाइल। सो इफ आई गो लाइक जो मैंने अभी दिखाया था आपको, डोमेन, प्राइवेट एंड पब्लिक, उन सारी प्रोफाइल को क्या कर दिया जाए, ऑफ कर दिया जाए। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा एज अ एडमिन, मेरे टारगेट के सिस्टम के सारे प्रोफाइल क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, उसकी सिक्योरिटी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द लेवल ऑफ मालवेयर। एंड ये तो बहुत एक सिंपल हो गया, इससे भी खतरनाक मालवेयर जो है वो बनाए जा सकते हैं अटैक करने के लिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स। आप सोचिए सिक्योरिटी आपकी किसी ने ब्रीच कर दी तो बचाई क्या फिर सारा का सारा। तो उन चीज़ों को हमेशा याद रखिएगा कि किस तरीके से अटैक जो है
वो प्रोसेस किए जाते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन कैसे करते हैं। अब मैं जो आपको आज सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ दिखाने वाला था विच इज़ कॉल्ड अ फिशिंग। सो अभी मैं ये लोकल पे दिखाने वाला हूँ आपको, बिकॉज अगर आप फंक्शन करते हैं डिटेल में प्रोसेस करते हैं, बिकॉज वो चीज़ इनलीगल होती है। तो जस्ट आपको एक आइडिया के लिए, समझ में आने के लिए कि किस तरीके से फिशिंग अटैक्स जो है वो पॉसिबल किए जाते हैं, कैसे एक अटैकर आपको मैनिपुलेट कर सकता है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आई हैव सम फिशिंग पेजेस जो मेरे पास है, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले पेजेस ही दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक अटैकर किस तरीके से ये फंक्शंस जो है वो बनाता है। सो अगर मैं पेजेस पे जाता हूँ, सो ये सारे पेजेस को मैंने डाला हुआ है मेरे जैम्प पे, बिकॉज जैम्प इज अ सर्वर। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। So now what I'm going to do, I just go there and type like look at this. So अगर मान लीजिए मेरा टारगेट है एंड आई नो दैट कि मेरे टारगेट बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स यूज़ करता है एंड आई नो कि नेटफ्लिक्स द बेस्ट वे जिससे मैं उसको ट्रैप कर सकता हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई जस्ट कॉपी दिस लिंक एंड मैं उसको भेजूंगा एंड जस्ट लुक एट दिस। सो दिस इज द एक्चुअल नेटफ्लिक्स फेक वेब पेज, सो यू कैन से अ फिशिंग वेब पेज। तो जैसे ही उसको मिलेगा ट्रैप, then if I want I just go for the other pages also. Suppose अगर मुझे उसको वर्डप्रेस, आपको पता है वर्डप्रेस सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है आज के टाइम पे, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं उसको भेजूंगा ट्रैप। दैन उसके अलावा देयर इज सो मैनी अदर लाइक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स अगर मुझे किसी का बढ़वाने हैं या फिर उसके नाम पे मैंने को मैनिपुलेट करना है, सो अगेन वी हैव दिस टाइप ऑफ पेजेस। सो दीज ऑल आर द मैनिपुलेटिव पेजेस और यू कैन से द फिशी पेजेस जिससे मैं अपने टारगेट को ट्रैप करने का ट्राई करूंगा। सो नाउ अब मैं करता क्या हूँ और किस तरीके से करता हूँ, जैसे कि अब एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ कि हम केस कैसा बनाएंगे। तो आपको पता है मेजोरिटी ऑफ कंपनी, जैसे अब अभी को पता होगा अभी रिसेंटली अटैक हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में, उससे पहले कुछ न्यूक्लियर जो हमारी फैसिलिटी थी वहाँ पर भी डाटा लीक हुआ था। उन सारे अटैक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न माना गया था कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जो एंड यूजर है या फिर आप कह सकते हैं कि इनसाइडर, कंपनी के अंदर काम करने वाले, उनमें से किसी को ट्रैप किया गया था एंड देन उसकी वजह से अटैक हुआ था। मैं आपको बता दूं आज के टाइम पे हर 10 में से 5 साइबर अटैक जो है इट्स अ फिशिंग अटैक। आप सोचिए कि कितना डेंजरस टाइप ऑफ अटैक है। तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे कोई मैनिपुलेट करता है, कैसे कोई आपकी कंपनी के सीईओ या फिर जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी एक फेक आइडेंटिटी को यूज करके आपको ट्रैक किया सकता है या ट्रैप किया सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक यूजर है या मुझे पता चलता है कि एक टारगेट है मेरा और मेरा टारगेट का नाम है मोहन, एंड जो मोहन मेरा टारगेट है वो जॉब करता है सपोज कीजिए कंपनी में जिसका नाम है ABC, ठीक है, ABC बोल लीजिए या कुछ और नाम आप जो भी लाइक आपको लगता है वो आप रख सकते हैं। अब मैं जानता हूं कि उस कंपनी का जो CFO है, आपको पता होगा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वही डिसाइड करने वाला है सैलरी किसकी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी या सब कुछ। तो अगर मान लीजिए मैंने उनके नाम से एक लिंक क्रिएट किया और मोहन को भेज दिया और मैं उन्हीं के ईमेल आईडी से रहा हूं। अब आप बोलेंगे अरे यार ऐसा कैसे कर सकते हो, आप उनके ईमेल आईडी से कैसे भेज सकते हो? तो याद रखना दैट कंसेप्ट अगेन अ टाइप ऑफ अटैक कॉल्ड स्पूफिंग अटैक। स्पूफिंग का मतलब क्या होता है कि या तो मैं अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके किसी को अटैक करूं या मैं किसी थर्ड पर्सन की आइडेंटिटी को यूज करूं और फिर मैं उसके थ्रू अटैक करूं। तो आई विल शो यू कि कैसे हम ये ईमेल स्पूफिंग का पूरा प्रोसेस करते हैं और किस तरीके से ये सारी ट्रैपिंग जो है वो क्रिएट होती है। तो याद रखना कि मैं क्या करने वाला हूं कि मैंने मान लीजिए एक कंपनी ली है, जैसे TCS है, हम एक काम करते हैं एक्चुअल कंपनी लेते हैं, जैसे TCS है तो हम लोग क्या करेंगे उसको TCA कर देंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए CFO जो है उसका ईमेल आईडी है TCA@something। स्टार्ट करें, चलिए बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं, हम अपने अटैक के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अभी क्या करना है मैं आपको दिखाता हूं। बेसिकली देयर इज अ वेबसाइट जिसका नाम है emkei.cz। दिस इज अ वेबसाइट जो कि फेक ईमेल भेजती है और इसके थ्रू मैं किसी को भी फेक ईमेल भेज सकता हूं। तो दैट इज द थिंग, बट याद रखना अगेन मैंने आपको पहले ही इंडिकेशन दिया है, इन लीगल काम के लिए बिल्कुल यूज नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक अटैकर ये काम करता है। तो यहाँ पे मान लीजिए फ्रॉम नेम, अब मान लीजिए CFO जो है उसका नाम है अरविंद, तो मैंने बोल दिया अरविंद, और जो ईमेल आईडी है CFO की वो है CFOO@tca.com, ठीक है ना। सो सपोज मैंने एक प्रोसेस कर दिया, मैं भेज किसको रहा हूँ, मान लीजिए मैं खुद को ही भेज देता हूँ, बिकॉज किसी और को भेजूंगा तो ऑब्वियस सी बात है इनलीगल लगेगा, तो मैं खुद को ही भेज रहा हूँ। सो मैं अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ, ऑब्वियस सी बात है मेरी ईमेल आईडी हाइड हो जाएगी, अदरवाइज मुझे मेल्स आ सकते हैं, सो दैट्स व्हाई।
सो ये मैंने डाल दिया मेरा ईमेल आईडी, सो दैट इज माय ईमेल आईडी। अब सब्जेक्ट में अगर देखिए, मैं ऑब्वियसली बात है कोई अटैक करना नहीं चाहता किसी पे, ठीक है ना, आपको पता है, मैं जस्ट आपको आइडिया देने के लिए चीज़ें कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बात है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन जगहों पे ये चीज़ क्लियर कर दूंगा कि ये सारे मैसेजेस या जो पूरे प्रोसेस है ये फेक चल रहे हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द रीज़न। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या डालता हूँ, इट्स फेक, ठीक है, साइड में डाल दे रहा हूँ, एंड देन जॉब इंक्री। सो ये मैंने एक चीज़ डाल दिया। अब आप जॉब इंक्रीमेंट या कुछ भी डाल सकते हो, या फिर सैलरी इंक्रीमेंट या कोई भी नाम डाल सकते हो। देन अब मैं ये जो भेज रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मेलर आपको पता है जिसके थ्रू आपके मेल ट्रैवल कर रहे होते हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज़ PHP मेलर, एंड मैसेज में करता हूँ कॉन्ग्रेट्स increase your salary with 25K पर मंथ। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें टारगेट को इस तरीके से, अच्छा मैंने प्रोसेस जो है वो थोड़े से अपने लेमन लैंग्वेज में लिख दिया है, लाइक सारी चीज़ है, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ को याद रखिएगा। तो आप जैसे भी प्रोसेस करना चाहते हैं, लाइक इंक्री एट सैलरी विद, तो मैं रियल मैसेज नहीं लिख रहा ताकि ऐसा ना हो कि चीज़ें रियल लगे। अगर आप चाहें तो आप ChatGPT से पूरा कॉपी करके भी यहाँ पे उतार सकते हैं, तो वहाँ पे जो मैसेज होंगे वो बहुत क्लियर कट टू कट होंगे। सो दैट इज़ द थिंग। तो मैंने एक मैसेज लिख दिया है, एंड प्लीज क्लिक ऑन द ब्लो लिंक टू गेट अपडेटेड, गेट अ न्यू सैलरी अपडेट। सपोज ये मैंने डाल दिया और इसके नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूं। तो याद रखना कि इस टाइम पे सो माई IP इज 167, तो ये इसी से मैं लिंक बनाने वाला हूं। सो 192.168.100.167, और मुझे लगता है कि मेरे को मेरे टारगेट को ट्रैप करना है ऑन द बेसिस ऑफ, सपोज कीजिए, वैसे तो आप कंपनी की भी वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन मान लीजिए फिलहाल के लिए मैं जैसे आपको दिखाने के लिए नेटफ्लिक्स डाल देता हूँ, ठीक है ना, ताकि बस आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। एक बार हम लोग ये भी देख लेंगे कि हमारी जो नेटफ्लिक्स का नाम है वो एक्यूरेट है या नहीं। सो नेटफ्लिक्स, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही मेरा टारगेट, ठीक है, 192.168.100.167, अब जैसे ही मेरा टारगेट जो है इस पर्टिकुलर मेल जैसे ही उसके पास पहुंचेगा, वो जैसे इस लिंक पर क्लिक करेगा, उसके सामने क्या ओपन हो जाएगा, इंस्टाग्राम का पेज ओपन हो जाएगा, सॉरी नेटफ्लिक्स का पेज ओपन हो जाएगा, बिकॉज हमने नेटफ्लिक्स यूज़ किया है। सो दैट इज़ द थिंग। क्योंकि अभी ये पेज जो है मेरे लोकल सर्वर पे चल रहा है, तो याद रखिएगा अभी ये पूरा फंक्शन लोकली होगा। अगर आप क्लास में प्रोसेस करते हैं तो फिर ये पूरी चीज़ें हम लोग रियल में भी देखते हैं किस तरीके से सारा फंक्शन जो है वो काम करता है। ताकि कैसा होता है कि जब आप हमारे सामने डायरेक्टली आते हैं तो हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, क्या चीज़ आप काम करेंगे, कितना करेंगे, तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज आप किसी के साथ अगर ये मिसयूज़ करते हैं इसका, तो दीज थिंग्स इज टोटली इनलीगल। सो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो फिलहाल मैंने क्या किया है, मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दी। अगर आप चाहें तो पहले आप चेक भी कर सकते हैं। सो भेजने से पहले आप अगर एक बार चेक कर लेंगे तो बेटर रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं परफेक्टली नेटफ्लिक्स ओपन हो रहा है। सो मेरा काम कंप्लीट हो गया। नाउ मैं जैसे ये मेल मेरे टारगेट को भेजूंगा, आप देखिए CFO जो मैंने लिखा है @tca.com, मुझे नहीं पता अगर ये रियल भी होगा तो आप समझ सकते हैं मैं किसी के भी ईमेल आईडी से सामने वाले को मेल भेज सकता हूँ। भेज किसको रहा हूँ, मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है ये, लाइक नॉट पर्सनल, इट्स ऑफिशियल, बट दैट्स वाई मैं उसको दिखा नहीं रहा, उसको मैंने हाइड कर दिया है। सो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे पूरा मैसेज डाल दिया है मैंने। अब मैं जैसे ही सेंड करता हूँ, ओके गाइस, सो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मैं जाऊँगा मेरे ईमेल पे एंड आई नीड टू चेक कि ईमेल आया है नहीं, एंड जस्ट लुक एट दिस। तो मुझे ऊपर ही मेरा जो ईमेल है वो आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिससे मैंने भेजा है उसका नाम एंड ऑल CFO जो था वो यानी यूज़ किया। मैंने बाद में कंपनी का नाम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, एंड द रीज़न इज़ बिकॉज मैंने चेक किया कि उस नाम से ऑलरेडी एक कंपनी है। सो दैट इज़ द वन थिंग। बट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किसी भी फेक प्रोसेस से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब टारगेट जैसे देखेगा कि अच्छा क्लिक करने को बोला है, सैलरी इंक्रीमेंट की बात है, तो दे आर लाइक वाओ यार कितनी बढ़िया है, सैलरी इंक्रीमेंट की बात है, तो वो क्या करेगा, 100% इस पर क्लिक करेगा।
और जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा उसे पता ही नहीं चलेगा क्या होगा, एक पेज ओपन हो जाएगा। तो उसको लग सकता है कि शायद वेब पेज ओपन हो रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन एंड ऑल एवरीथिंग। और जैसे ही वो इस पेज पे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन या अपना क्रेडेंशियल्स डालता है, लाइक उसने मान लीजिए डाला rajat@1234, सपोज दिस इज द, सॉरी नॉट @gmail.com, दिस इज द, यू कैन सी द जीमेल आईडी ऑफ दैट पर्सन। एंड जब पासवर्ड की बात आई तो उसने यहाँ पे डाल दिया पासवर्ड 123। अब उसको नहीं पता, उसको क्या लग रहा है कि वो रियल नेटफ्लिक्स के पेज पे है और सब कुछ प्रोसेस जो है वो जेन्युइन हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखिए सबसे डेंजरस चीज़ क्या है कि जैसे ही वो फंक्शन हो रहा है उसको रिडायरेक्ट कहाँ पे किया जा रहा है, ऑथेंटिक, आप कह सकते हैं ओरिजिनल नेटफ्लिक्स के पेज पे उसको भेजा जा रहा है। आप समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला आपको एक फेक पेज भेज रहा है और जैसे ही आप उस पर लॉग इन कर रहे हो आप कहाँ रिडायरेक्ट हो रहे हो, रियल नेटफ्लिक्स के पेज पे। अब इससे होता क्या है कि बेसिकली वो करते क्यों है अटैकर इस तरीके से, ताकि आपको ऐसा लगे ही ना कि आपने कोई पासवर्ड जो गलत पेज पे प्रोसेस किया है। वो चाहता है कि आप जब पासवर्ड डालें और आपको जब यहाँ पे लेके जाएं तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि शायद गलत पासवर्ड आपने डाल दिया होगा, इस वजह से ये आ रहा है। अब जैसे ही आप सही पासवर्ड डाल देंगे देन आपको लॉगिन दे देगा। लेकिन रियल में हुआ क्या है कि जो अटैकर है उसके पास क्या आ गया है, उसके पास आ गया है आपका पासवर्ड। अब जैसे ही वो यहाँ जाएगा एंड देखेगा, प्रोसेस करेगा, तो देखिए मैंने यही डाला था, रजत दिस रजत पासवर्ड एंड दिस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अटैकर ने आपको एक फेक मेल भेजा जॉब इंक्रीमेंट के नाम से, और जैसे ही आपको लगा उसके ऊपर जॉब इंक्रीमेंट का मान लीजिए कोई लिंक हो और जैसे ही वो आपका पेज ओपन हुआ और मान लीजिए वहाँ पे नेटफ्लिक्स की जगह कंपनी का कोई पेज हो इंपॉर्टेंट और आप वहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे तो आपकी तो कंपनी का मेन पेज ही की पासवर्ड जो लीक हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि फिशिंग अटैक के अंदर अटैकर हमेशा आपके सामने एक मैनिपुलेशन क्रिएट करेगा और उस मैनिपुलेशन के बेसिस पे जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे आपका अकाउंट जो होगा वो हैक हो जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए कि किस तरीके से प्रोसेस किए जाते हैं। आई होप आप सबको यहाँ तक फंक्शन समझ में आ गए होंगे। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल था जिसमें हमने ये सारी चीज़ें जो हैं उसको टच किया, प्रोसेस को टच किया, जिसमें हमने पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि एक वर्नेबिलिटी किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। तो अगर आप वर्नेबिलिटी को देखेंगे तो हम लोगों ने एसक्यूएल जो इंजेक्शन अटैक करके देखा, इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्नेबिलिटी। रियल में हम लोग उसको बस फाइंड आउट करते हैं, देन कंपनीज को बताते हैं, पैच करते हैं एंड देन दैट्स इट, रिपोर्ट क्रिएट करके सबमिट करनी होती है। अटैक कोई नहीं करता है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको पता होने चाहिए किस तरीके से किए जाते हैं। अब मेन मुद्दा ये आता है कि अगर मान लीजिए ये फाइंड आउट करना है कि फॉरेंसिक्स भी तो इंपॉर्टेंट है। अब इतना सब कर लिया और यही नहीं पता कि जो फॉरेंसिक्स में ये कैसे पता करें कि आपको अगर रियल में इस तरीके का कोई मेल आ जाए तो हाउ यू कैन फाइंड आउट कि वेदर दिस मेल इज जेन्युइन और नॉट। लिंक तो बात की बात है, आप वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए मैं लिंक भी बताऊंगा और मेल भी बताऊंगा। बहुत ध्यान से इस चीज़ को याद रखना, जब भी आपको कोई मेल आए आपका पहला काम होता है उसे क्लिक करने से पहले समझिए कि वाकई में वो जेन्युइन मेल है भी या नहीं है। आपको करना क्या होता है, क्योंकि देखिए अटैकर आपके मैनिपुलेशन का यूज करता है, आपको मैनिपुलेट करता है, आपकी वीकनेस फाइंड आउट करता है एंड देन उसके बेसिस पे आपको ट्रैप कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा कि एक अटैकर आपको अटैक किस तरीके से कर सकता है। फेक मेल हो गया, फेक डोमेन हो गया, तो आपको जाना है 3 डॉट्स पे और 3 डॉट्स पे जाने के बाद में आप यहाँ पे जाके देखिए शो ओरिजिनल। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड अ हेडर पार्ट। तो ये एक हेडर पार्ट है। तो इसके अंदर जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, अगर आपको दिखाई दे रहा है SPF, अगर SPF आपको नन, फेल या कुछ भी ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब मेल में गड़बड़ है, मेल जो है वो मैलिशियस है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो IP है वो ब्लैक लिस्टेड हो सकता है। तो अब IP को चेक करते हैं सबसे पहले कि IP आ कहाँ से रहा है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद हम जाएंगे एक वेबसाइट पर जिसका नाम है MX टूलबॉक्स। तो दिस इज़ द वेबसाइट जहाँ पे जाके मैं चेक करता हूँ कि ये जो IP से मुझे मेल आया है क्या ये IP जेन्युइन है या नहीं है। तो यहाँ पे देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड ब्लैकलिस्ट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाके मेरा IP डालूंगा और ब्लैकलिस्ट को चेक करने का ट्राई करूंगा, जस्ट लुक एट दिस, जस्ट वेट एंड वॉच, लुक एट दिस। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ये जो है ब्लैकलिस्टेड है। तो मुझे समझ में आ गया कि IP जो है वो मेरा क्या है, ब्लैकलिस्टेड है। देन मैं क्या करता हूँ, इस पूरे हेडर को, दिस इज द हेडर पार्ट, आपका जो पूरा मेल है उसका पूरा आप कह सकते हैं कंटेक्स्ट जो है वो यहाँ पे मुझे हेडर में मिल जाता है। मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड देन कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपका आता है एनालाइज हेडर। तो ये टूल आपके हेडर को भी एनालाइज करता है और बताता है कि हेडर जेन्युइन है, हेडर में कुछ मैलिशियस तो नहीं है, फेक कुछ कंटेंट अवेलेबल तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं
SPF अलाइन नहीं है, DKIM अलाइन नहीं है। ये सब प्रोटोकॉल्स हैं आपके मेल्स से रिलेटेड जो मल्टीपल सिक्योरिटी मेंटेन रखते हैं। आप देख सकते हैं कहाँ से मेल आया है, मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई emkei.cz। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द प्रोसेस जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिस मेल से आपको मेल आया है वेदर दिस मेल इज जेन्युइन और नॉट। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब बात आती है कि अगर आपको लिंक या फिर फाइल को टेस्ट करना है कि आपके जो फाइल है या जो आपको लिंक आया है वो जेन्युइन है या नहीं। सो बेसिकली देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड वायरस टोटल। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट जिसका आप यूज़ कर सकते हो कि अगर कोई URL है मैलिशियस है या नहीं वो आप पता कर सकते हो, फाइल मैलिशियस है या नहीं वो आप पता कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको एक फाइल दिखाऊं तो फाइल के लिए आपको फाइल पे जाना पड़ेगा। मैं सर्च करता हूं एक मैलिशियस फाइल। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं एक रियल मैलिशियस फाइल को यहाँ पर डालता हूँ। जैसे ये मेरी एक फाइल है बनी हुई, दिस इज अ मैलिशियस फाइल। सो मैं जैसे इसको यहाँ पर डालता हूँ, लुक एट दिस, ये क्या बता रहा है, आउट ऑफ 72 33 एंटीवायरस बता रहे हैं ये मैलिशियस है। वाई दिस वेबसाइट इज सो इम्पोर्टेंट, आप समझिए, आप पे एक एंटीवायरस हो सकता है, 2 एंटीवायरस हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसी वेबसाइट जो आपको 90+ एंटीवायरसेस प्रोवाइड करती है और एक ही क्लिक में सारे एंटीवायरस डिटेक्ट करके बताते हैं कि पर्टिकुलर फाइल इज अ मैलिशियस और नॉट। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। आप यहाँ जा सकते हैं, फंक्शंस को कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं जितने भी एंटीवायरस ने डिटेक्ट किया है इसने मुझे बता दिया कि ये मैलिशियस है या नहीं है। अगर आपको URL चेक करना है, बिकॉज दिस इज माई यू कैन से कि लोकल होस्ट URL, लेकिन अगर मान लीजिए रियल में आपको कोई एक मैलिशियस URL कोई भेज देता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए सपोज दिस इज अ URL, ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक फिशिंग URL है और आपको वो चेक करना है, सो फॉर दैट यू नीड टू गो ऑन URL सेट एंड देन यू नीड टू पेस्ट द URL एंड देन सर्च। सो अगर वो URL अगर मैलिशियस होगा तो ये उसको भी स्कैन कर लेगा। तो हमेशा याद रखिएगा फिशिंग से बचने का बेस्ट तरीका होता है डुअल ऑथेंटिकेशन, और उसके साथ साथ व्हेनेवर यू गेट एनी लिंक, सबसे पहले क्लिक करने से पहले उसको उठाइए एंड उठाने के बाद उसको इस वेबसाइट पर डालिए एंड चेक कीजिए कि वो पर्टिकुलर लिंक जो है वो जेन्युइन है या फिर उस लिंक के अंदर कुछ फिशी या मैलिशियस कंटेंट अवेलेबल तो नहीं है। ये खुद स्कैन करेगा एंड देन आपको प्रोवाइड कर देगा। सो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट प्रोसेस। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये क्लीन है, लेकिन वही अगर कोई फिशिंग होता तो यहाँ पे वो डिटेक्ट हो जाता और उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती। सो इस चीज़ को याद रखिएगा किस तरीके से ये सारे के सारे सेगमेंट्स जो हैं फॉरेंसिक्स किस तरीके से करना होता है। जैसे मैंने आपको मेल का फॉरेंसिक्स बताया या फिर एक लिंक जो है उसका फॉरेंसिक्स किस तरीके से किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो इस फंक्शन को याद रखिए। यहाँ तक अगर किसी को भी अगर किसी पॉइंट में कोई डाउट हो, फंक्शंस में कोई डाउट हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों की लाइक जो भी आपको जहाँ पे वीडियो दिखाई दे रहा होगा उसके नीचे आप लोगों को कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा। जस्ट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिए, आपको कोई भी डाउट हो आप वो डाल सकते हैं ताकि मैं उसको देखूं एंड देन आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर दूं। याद रखिएगा मैंने इसीलिए एक ऐसा परफेक्ट एग्जांपल लिया जो कि सारे प्रोसेस को कवर करे, सारे फंक्शन को कवर करे। फिशिंग वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट आप कह सकते हैं टाइप ऑफ अटैक, एंड उसी वजह से हमने उसको प्रोसेस किया है। अगर आप लोग अपना कैरियर इस फील्ड में क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको फाउंडेशंस क्लियर होने चाहिए, एंड साइबर सिक्योरिटी का फाउंडेशन होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग एंड लिनक्स। तो आपको उनकी बेसिक फंक्शन आने चाहिए, कैसे काम करते हैं, क्या प्रोसेस है, नेटवर्किंग है क्या, राउटर स्विच, सबनेटिंग, IP, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड अटैक तो उसी पे होने वाला है ना। तो नेटवर्क पता ही नहीं होगा तो आप ये कैसे पता कर पाएंगे कि कौन से अटैक होंगे। तो उनके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होना नेटवर्क का बहुत ज़रूरी है। देन आपको एक साइड पकड़नी पड़ेगी, या तो ऑफेंसिव या फिर डिफेंसिव। अगर आप लर्नर हैं तो आप दोनों साइड को भी पकड़ के चल सकते हैं एंड अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जनरली ऑफेंसिव के अंदर रेड टीमिंग आता है जिसमें CAH हो गया, या फिर उसके बाद एग्रेसिव जितने भी आपके अटैक हैं लाइक ब्लैक पेन टेस्टिंग, ये सब कुछ हमारा रेड टीम में आता है। एंड ब्लू टीम के अंदर बेसिकली हमारा पूरा फॉरेंसिक, सॉक, ये सारी की सारी फंक्शनलिटी जो है वो ब्लू टीम के अंदर आती है। सो दैट इज द थिंग। देन वी हैव सर्टेन लैब्स, अगर आप चाहें तो उन लैब्स को एक्सप्लोर भी कर सकते हो। तो बेस्ट लैब अगर हम देखेंगे साइबर सिक्योरिटी के लिए तो उसमें ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स, DVWA, सो दीज आर द लैब्स जो कि ऑलरेडी बनी बनाई रखी हैं। फ्री में अगर आप देखेंगे तो ट्राई हैक मी में कुछ प्रोसेस आपको फ्री मिल जाएंगे एंड DVWA भी हमारे पास में फ्री ही है। सो दीज आर द थिंग्स। अगर आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो CH इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक सर्टिफिकेशन जो आप कर सकते हैं। देन अगर अपग्रेड में आपको सॉक एंड टेस्टिंग, आप किसी में भी जा सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको पता होनी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा साइबर सिक्योरिटी एक फील्ड नहीं है, साइबर सिक्योरिटी इज अ थिंकिंग, और यू कैन से कि एक ऐसी सोच है साइबर सिक्योरिटी
जिससे कि आप साइबर वर्ल्ड को सिक्योर रख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे एक अटैकर अटैक करता है और कैसे मुझे उसको डिफेंड करना है। थैंक यू सो मच, गुड डे।